ए टोकन मुस्लिम लीडर डिलीवर्ड मैं मान के चलूं कि मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ। को इस पॉडकास्ट में स्वीकार करता हूं। आप हमारे काम के आधार पर हमारे बारे में राय बनाइए। प्रधानमंत्री का फोन आए तो कोई मंत्री बहुत खुश नहीं होता। वक्त जो कानून बना है, आप इसे कैसे देखते हैं? अब मैं मुसलमानों से कहता हूं, खुदा से डरिए और किसी से मत डरिए। अयोध्या का मसला भी मुसलमान चूक गए। बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट नहीं करता और अपेक्षा हमसे रखता ही है। आपकी जो पहली डेट थी, उन्होंने कोई आपको गाना सुनाया था। हाँ, वो लोधी गार्डन में हम गए थे। जब शादी हुई, उनके माँ बाप उनको तलाश रहे थे तो कहीं छुप के रहना था। हम लोगों ने 10वीं में जूता पहना। और मैं आज बता रहा हूँ आपको, पहली बार ही तकिया नहीं था तो उसमें ईंट बांध कर सोते थे। आपको वो जिम्मेदारी नहीं दी गई, आपको फ्रंट लाइन में नहीं रखा गया। मैंने उफ नहीं किया। राजनीतिक जन्म बीजेपी में हुआ है और अंत भी बीजेपी में ही होगा। सैयद शाहनवाज हुसैन भारतीय राजनीति का एक बेहद परिचित और सम्मानित चेहरा। वो बिहार में किशनगंज जैसी मुश्किल सीट से बीजेपी के सांसद बने। किशनगंज में 70% मुस्लिम आबादी है। वहां से बीजेपी का जीतना नामुमकिन माना जाता था। शाहनवाज हुसैन ने वो मिथक तोड़ दिया। उस इलाके में 1999 में पहली बार उन्होंने कमल खिलाया। तब उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहले राज्य मंत्री बने। उसके बाद सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और टेक्सटाइल मंत्रालय संभाला। शाहनवाज हुसैन भारतीय राजनीति का एक कद्दावर चेहरा है। सम्मानित नाम है, अच्छे वक्ता हैं, संवेदनशील इंसान हैं। उन्होंने बोले भारत को बहुत समय दिया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अब देखा जाए तो बीजेपी का एक तरीके से स्वर्णिम युग चल रहा है। आपके लिए जो राह इतनी संघर्ष भरी क्यों है? आप उस समय में टॉप पर थे जब बीजेपी जो है किसी भरोसे के साथ, किसी के सहारे से चल रही थी। अब ऐसा क्यों है? बोले भारत में जो टॉप पे ना हो उसको आप बुलाती हैं। उसी को बुलाती हैं जो आपके पॉडकास्ट में आकर, जिसको लोग जान रहे हैं। अनजाने लोगों को, जो अनजाना अनजानी है, उसको तो नहीं बुलाती। बिल्कुल। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते है, बिहार के नेता के तौर पर है। जी। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत नवाजा है। 6 बार लोकसभा का टिकट दिया है। बिहार में मंत्री बनाया। मोदी जी की ख्वाहिश थी कि मैं बिहार जाऊं। 2 बार बिहार के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टी ने कहा था। 15 और 20 में मैं लड़ नहीं पाया। जी। बाद में एमएलसी बना के इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया। इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते मैंने बिहार में काम किया। जी। फिर अभी पार्टी का काम कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ आज की जो बीजेपी है, इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जो केंद्र में काम कर रहा है वो महत्वपूर्ण है, जो राज्य में काम कर रहा है वो कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं। केंद्र सरकार के मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल। आज मध्य प्रदेश में एक स्पीकर हैं और एक मंत्री हैं। ऐसे कई नेता हैं जो केंद्र में थे, राज्य में काम कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने एक परंपरा बना दी है जी। कि पहले जो था कि मंत्री का मतलब है लाल बत्ती लेकर घूम रहा है, सायरन बजा रहा है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है। वो कहते हैं जब प्रधानमंत्री ही प्रधान सेवक है जी। तो वो भी सेवक बनेगा, चाहे वो राज्य में काम करे, जिला में काम करे, केंद्र में काम करे। तो अभी जिम्मेदारी बिहार की। बिल्कुल। और बिहार में चुनाव आने वाला है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जाने वाले हैं एनडीए के तौर पे। और वहाँ सरकार फिर से बनानी है। तरक्की के रास्ते पर बिहार है, तो उस काम में लगे हैं। इसलिए पार्टी ने तो समझिए, जब मैं युवा मोर्चा में था, बहुत कम उम्र का था, 1998 में ही मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। जी। किशनगंज से पहला चुनाव 6000 वोट से रह गया। उसके बाद पार्टी ने 99 में फिर टिकट दिया, 13 महीने की सरकार के बाद। वहाँ मैं 8648 वोट से, तस्लीमुद्दीन साहब थे, बड़े बाहुबली नेता थे, उनको पराजित करके जीतकर आया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में।
उन्होंने मुझे पहले मंत्री का शपथ दिलाया, बाद में सांसद का शपथ लिया, जी और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर, जिसमें मुझे प्रधानमंत्री जी ने अपने विभाग के साथ जोड़ा। यानी मेरा पहला बॉस कोई कैबिनेट मंत्री दूसरा नहीं था, मैं प्रधानमंत्री के अंडर में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर था। बाद में वो विभाग नीतीश कुमार जी के एग्रीकल्चर से जुड़ा, उसके बाद HRD मिनिस्टर, उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर, फिर HRD मिनिस्टर। सिडनी ओलंपिक में मुझे लीडर ऑफ डेलीगेशन बना के भेजा 2000 में। जी ऑस्ट्रेलिया गया, आज से 25 साल हो गए। जी बिल्कुल। 25 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया लीडर ऑफ डेलीगेशन बनकर, और फिर आया वहाँ से तो HRD मिनिस्टर हुआ। HRD मिनिस्टर हुआ तो डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में काम किया, और उस वक्त मेरे घर पे प्रधानमंत्री जी आए थे। मेरे यहाँ इफ्तार की और ईद की दावत होती थी, प्रधानमंत्री जी आते थे। तो अटल जी जब आए तो उनसे सवाल में मीडिया ने पूछा कि अयोध्या के बारे में, तो उन्होंने कहा ये भावना का प्रकटीकरण था, 6 दिसंबर की घटना पे कहा। उस पर कई दिन 14-15 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, और मैं उस इफ्तार के बाद नई दिल्ली की पार्लियामेंट की मस्जिद में गया तो एक व्यक्ति था, वो बड़ा जेलस था, उसको मैंने इफ्तार में बुलाया नहीं था। वो कहने लगा आप मंत्री हो, मुसलमान हो, बीजेपी में हो, ऐसा बयान अपने घर पे दिलवाते हो, तो क्या मंत्री बनकर क्या कर रहे हो? अच्छा। तो मैंने कहा क्या करूं, तू सड़क पे घूम रहा है, मैं भी घूमूं, मैं चुनाव जीत के आया हूं, मंत्री बना हूं, सेवा में लगा हूं। तो बहस हो गई। मेरे विरोधियों ने छप्पा दिया, उस वक्त में जनसत्ता में छपा, नाराज नमाजियों ने शाहनवाज को धुना। कुछ बात हुई नहीं थी, लेकिन मेरे पार्टी जो में बातचीत हुई उसी को तोड़ मरोड़ हाँ के। उसको दिया धुना। तो अटल जी, सैटरडे का दिन था, फ्राइडे को ये घटना हुई, सैटरडे की सुबह उन्होंने अखबार पढ़ा, और पार्लियामेंट में वो सैटरडे को आए थे। वो जैन समाज के जो महाप्रज्ञ जी, इन लोगों का एक कार्यक्रम था, उसमें वो आए और पार्लियामेंट में मिले। फिर मुझे फ़ोन किया उन्होंने, भाई शाहनवाज साहब कैसी तबीयत है? अच्छा। मैंने कहा सर क्या मैं ठीक हूँ। अरे भाई हमने सुना बड़ा धुना आपको। मैंने कहा नहीं सर, अयोध्या पे वो कुछ बहस कर रहे थे, आप मेरे यहाँ आए, उन्होंने कुछ बहस किया। तो उन्होंने कहा आइए मिलिए। तो मैं मिलने गया। तो मैंने कहा सर जब से मैं मंत्री बना हूँ पार्लियामेंट में मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनी नहीं गई, क्योंकि मैं राज्य मंत्री हूँ तो कभी बोलने का ऐसा क्वेश्चन आंसर भी डॉक्टर जोशी देते थे, जो कैबिनेट मंत्री हैं वही देते हैं। तो मैंने कहा कि सर मौका मिलेगा तो मैं अपना पक्ष रखूँगा। तो अयोध्या पे 13 दिन पार्लियामेंट नहीं चली। उसके बाद पार्लियामेंट चली तो सब वक्ता उसमें बोले, तो मेरा भी नाम दिया गया, कहा गया कि आप तैयारी कीजिए। तो मैंने करीब 50 मिनट की तकरीर की, मेरी मेडन स्पीच थी और बहुत तैयारी से मैं बोला। संसद में पहली बार मेरी आवाज़ सुनी गई। आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे जाएंगे शाहनवाज हुसैन मेडन स्पीच इन पार्लियामेंट, तो वो स्पीच आएगी 2000 में। 99 से 2000 तक मैं बोला नहीं था, सिर्फ पेपर लेकर रहा था। लेकिन हम बोलते तो शानदार थे। तो अटल जब जी मैं प्रभावित थे आपसे। जब मैं बोला वहाँ जी तो प्रमोद महाजन ने एक चिट दिया मुझे, 100 सोनार की 1 लोहार की बेहतरीन भाषण की बधाई। फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने चैम्बर में बैठ के सुन रहे थे। मुझे बुलवाया, मेरा पीठ ठोका, कहा वाह क्या बोला है। और मैं आज बता रहा हूँ आपको पहली बार ही कि जो मैंने बोला था वो स्पीच की कॉपी उन्होंने कहा क्या बोला भाई जरा दो, क्या तैयारी की थी। तो वो कॉपी मैंने उनको दे दी। तो उनकी स्पीच थी, मेरे बाद थी, और मेरे से पहले मेरे बाद सुषमा जी को बोलना था। सुषमा स्वराज जी ने मेरे भाषण से प्रभावित होकर कहा कि मेरा टाइम भी शाहनवाज को दे दो, और मैं बोला। उसमें मुझे मुलायम सिंह जी ने टोका, उसमें बड़े बड़े नेताओं ने टोका, राज बब्बर से पूरा झगड़ा हो गया। मतलब वो स्पीच बड़ी पॉपुलर हुई। और एनडी तिवारी साहब जब अटल जी अपना भाषण दे के निकल रहे थे तो तिवारी जी मिल गए। अच्छा। तो वो अटल जी से बड़ी दोस्ती थी उनकी। उन्होंने कहा महाराज आज आप जमे नहीं,
लेकिन आपके लड़के ने कमाल कर दिया, मेरी तरफ इशारा करके कि शाहनवाज बहुत अच्छा बोला। तो उसके बाद HRD में मैं था ही, और भाषण उस वक्त एक हिंदी अखबार में नवभारत टाइम में छपा, ओहदा बढ़ा शाहनवाज का, फल भाषण का या पुखराज का। मैंने एक पुखराज पत्थर, मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये आप पहनिए, तो दोस्त जो कहे, मैं तो दोस्तों के साथ ही जीता हूँ, तो दोस्त ने कहा कि ये पहनिए। तो मैं आया तो वो जो पत्रकार थे श्रीकांत त्रिपाठी, तो उनसे मैंने ऐसे कह दिया। तो एक बार मैं सुबह सुबह वनवासी मेला था प्रगति मैदान में, तो अडवाणी जी से मुझे मिलना था, तो उन्होंने कहा वहीं आ जाओ और वहाँ से मिल लेंगे, वहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे तो बात कर लेंगे। तो मैं गया, जैसे ही मैं प्रगति मैदान में उतरा, कदम ज़मीन पे पड़े तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन बजा। उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे। तो मैंने, प्रधानमंत्री का फ़ोन आए तो कोई मंत्री बहुत खुश नहीं होता, अच्छा, डर लगता है भाई पता नहीं क्या बात है, प्रधानमंत्री जी का फ़ोन है, ये कोई भी प्रधानमंत्री, तो थोड़ा वो लगता है कि प्रधानमंत्री का फ़ोन है, कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई बात तो नहीं। तो मैंने कहा जी नमस्कार सर। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह कहाँ निकल जाते हैं आप? मैंने कहा मैं सर बनवासी मेले में आया हूँ। तो उन्होंने कहा अरे आपका बनवास खत्म हुआ, आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया है, कोयला मंत्री बना दिया आपको, जाइए काम कीजिए। कुछ और भी मजाक कहा जिसको कहना सही नहीं है। तो अच्छे मूड में थे अटल जी। फिर मैं घर आया तो मुझे लगा कि अटल जी ने तो कहा है कैबिनेट मंत्री बना दिया, लेकिन कैबिनेट के लिए मैं MOS हूँ, उसके लिए तो शपथ लेना पड़ता है। तो बाद में पता लगा कि मैं कोल का इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर बना। तो क्योंकि वो मेरे भाषण से बहुत खुश थे, और कोयला मंत्री जो तत्कालीन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उन्होंने कोल का चार्ज मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज दिया। वो भी बड़ी बात थी। मैंने 31 साल की उम्र में कोयला जैसे विभाग का, तब कोल विभाग की बड़ी धमक होती थी, रेल के बाद सबसे ज्यादा मैन पावर कोयला में थे, तो मुझे कोयला मंत्री बना दिया और मैंने उसमें बहुत अच्छा काम किया, कोई दामन पे दाग लगे बिना काम किया। कोयला मंत्रालय संभालते जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैं छोटा था तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया जी। जो बच्चों के दूध का काम होता है, तो वो काम मुझे दिया। थोड़ा बड़ा हुआ तो कहा पढ़ो लिखो, तो खेलो कूदो। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो खेलने कूदने का काम दिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। थोड़ा खेल लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि अब पढ़ो लिखो, तो HRD का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया एजुकेशन में। और जब वहाँ पढ़ लिया तो उन्होंने कहा कि जाओ ज़मीन के नीचे कोयला निकालो। और जब कोयला निकाला और उसमें दामन पे कोई दाग नहीं लगा, तो एक बैग मैं नोएडा स्टूडियो आया था जी न्यूज़ पे बहस करने। सुधीर चौधरी और मानक गुप्ता 2 एंकर थे जिनसे बहस हो रही थी पार्टी की तरफ से। मैं आया, जब मैं लौटा जमुना पुल पे था तो प्रमोद महाजन जी का फोन आया। उन्होंने कहा शाहनवाज कहाँ हो? मैंने कहा जी गाड़ी में बात कर सकते हैं, अकेले हो? उनके जी अकेला हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें कुरान शरीफ की कसम। मैंने कहा सर क्या हो गया? तो मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो रेनू को भी मत बताना, क्योंकि मुझे खबर लगी है कि तुम इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर का जो रिकॉर्ड था डॉक्टर करण सिंह का, वो इन एज ऑफ 36 में बने थे, तुम इन एज ऑफ 32 में वो बनने जा रहे हो। अभी पार्टी में तय हुआ है, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये किसी से नहीं कहना। मुझे लगा कि कोल का तो मैं मिनिस्टर था ही, इंडिपेंडेंट चार्ज। मैंने कहा कि ये कैबिनेट बनना, फर्स्ट टर्म जीते हुए बस में चलकर सांसद बने,
मंत्री बने, इंडिपेंडेंट चार्ज बने, और अब मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं। तो मैं घर आया, मैंने रेनू से, अब बात पचे नहीं पेट में, किससे शेयर कर, इतनी किससे बड़ी करें, खबर थी और कसम कर दे सकते दी, नहीं थे। और कसम दे दी। जी। तो मैंने कहा, और रेनू क्या हाल है? तो उन्होंने कहा, अरे क्या हो गया, कभी आप ऐसे तो पूछते नहीं थे। मैंने कहा, कुछ खिलाइए पिलाइए। हाँ। तो उनको लग रहा था ये खुश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या बोले, बात क्या है? बात है? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसे ही आप अच्छी लग रही हैं, ये सब कह के मैंने टाल दिया। और वो मान गई इस बात और को? पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। हाँ। यानी भारत सरकार मंत्री बनने पे, हाँ। उसकी भी एक कहानी है भारत सरकार में मंत्री की। जब मैं जीत के आया था, तो दूसरे दिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी। हाँ। तो उसमें सारे मंत्री रहते हैं। तो मैं उसमें अटल जी के पास गया लंच के वक्त में, और मैं थोड़ी लिबर्टी लेता था, जैसे बिना घबराए उनके बगल में बैठ जाना, खूब बातें करना। और छोटा था तो बच्चे की तरह वो व्यवहार करते थे कि भाई छोटा है। तो मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो उन्होंने कहा, किस बात का शुक्रिया? मैंने सोचा ये तो मैंने गलती कर दी, प्रमोद जी ने कहा था बताना नहीं किसी को। मैंने कहा, नहीं सर, आप इतनी चिंता करते हैं इससे। मैं टाल के आ गया। फिर उमा जी को मैंने, वो इशारा होने लगा, थोड़ा टीवी पे भी चलने लगा बाहर, कि जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर, कंट्री गेट न्यू डिफेंस मिनिस्टर एंड न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर, जॉर्ज एंड शाहनवाज के ऐसे करके वो न्यूज़ चली। तो मुझे लगता था कि कोई छोटा सा विभाग मिलेगा कैबिनेट में, खेल कूद मिल जाएगा, युवा मामले मिल जाएगा, कोयला मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय था। मैंने कहा कैबिनेट मिलेगा तो ये तो नहीं रहेगा, तो मुझे पता था ये नहीं रहेगा। मतलब मुझे लगता था कि कैबिनेट इसमें नहीं करेंगे। लेकिन मैं बाहर निकला तो न्यूज़ सब सुन रहे थे। तो संजय खान है फिल्म एक्टर, उनका फ़ोन आया, शाहनवाज साहब बधाई हो, सुना आप सिविल एविएशन मिनिस्टर हो रहे हो। मैंने कहा, अरे नहीं भाई, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मुझे कैबिनेट में सिविल एविएशन दे देंगे। तब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री आपको बड़ी, इस बात को बिल्कुल अंदाजा नहीं था? कहीं कोई मतलब कहीं कोई नहीं, सुबगाहट, कुछ नहीं? कुछ नहीं। सिर्फ मैंने अच्छा भाषण दिया, परफॉर्म कर रहा था, कोल में अच्छा काम कर रहा था, बहुत ड्राई ऑनेस्ट मिनिस्टर की इमेज थी, और इस नाते कोयला में जाके प्रमोशन हो जाए तो सिविल एविएशन मिनिस्टर बना। अब बहुत दिन हवा में उड़ा तो उन्होंने कहा आओ ज़मीन पे। फिर मुझे कपड़ा मंत्रालय दिया तो मैं बुनकर की सेवा में किया, तो फिर कपड़ा मंत्री बना। बाद में वो सर टेक्सटाइल मिनिस्टर के तौर पे मैंने उस लास्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट में वही किया। तो काम मिला, बहुत प्यार बहुत मोहब्बत रहती थी, पूरी पार्टी की रहती थी। लेकिन मैं वही तो कह रही हूँ सर कि आपको काम मिला तब मिला जब बीजेपी की स्थिति बहुत डावाडोल रहती थी, बहुत स्थिर सरकार तो थी नहीं। लेकिन जब उसके दिन बदले, जब जिसे कहते हैं ना गोल्डन पीरियड, तब जो आपकी जो पोटेंशियल था, आपकी जो काबिलियत थी, जो लोगों के सामने आनी चाहिए थी, शायद वो उस तरीके से नहीं आई। 2021 में आपको एमएलसी बना के भेजा गया, लेकिन इसके बाद आप कुछ टाइम तक वहाँ रहे और इसके बाद आपको वहाँ से मतलब हटा दिया गया। क्या वहाँ पे लोगों ने कुछ विरोध किया? ये दिक्कत हुई कहाँ पे? अब देखिए, इसका जवाब तो मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ देने के लिए। आपका वहाँ पे काम बहुत शानदार था। ये है कि जब मैं वहाँ गया तो बहुत से मेरे पत्रकार बहुत मित्र हैं, और इसका कई बार फायदा भी है नुकसान भी है। लोग कहते हैं कि ही इज़ मतलब मेरे बारे में जब कुछ होता है तो डार्लिंग ऑफ मीडिया ऐसे करके लोग बताते हैं। तो पत्रकार लोग जो मेरे दोस्त थे, जो एडिटर और बड़े नाम हैं, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप तो उद्योग मंत्री बन रहे हो, बिहार में कौन सा उद्योग है? वहाँ तो अपहरण उद्योग मशहूर है, और तो कुछ है नहीं। वहाँ तो ईंटा की चिमनी से धुआं निकलता और कहीं से धुआं नहीं निकलता। मैंने चैलेंज के रूप में लिया। मैंने इतना काम किया वहाँ, इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते चेंबर नहीं था, छोटा सा चेंबर, बाथरूम से बदबू आ रही है। मैंने कहा कौन उद्योगपति आएगा यहाँ? सोफा भी 3 सीटर और 1 सीटर 5 लोगों का था, कोई आता ही नहीं था वहाँ। मैंने चेंबर बड़ा बनवाया। मैंने कहा बिहार का फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन।
कोई अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा तो क्या कहेगा। तो मैंने वहाँ जाके काम किया, मैंने इथेनॉल पॉलिसी बनाई कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको अगर बैंक से लोन लेगा तो उसका इंटरेस्ट बिहार सरकार देगी और 5 करोड़ रुपया इंडस्ट्री लगाने के लिए फ्री में देगी। तो बहुत से लोग आए, हमें 18 करोड़ लीटर का कोटा मिला। मैंने पूरा झगड़ा लड़ाई करके उसको 32 करोड़ लीटर करवाया। जिसको 30,000 लीटर का मिला मैंने कहा 100 लगाओ, 200 लगाओ, और आज जिन लोगों ने लगाया उनका बिक रहा है क्योंकि गवर्नमेंट खरीदार थी और मक्का से बनना था। तो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार आज नंबर 1 है। कोई ये जानता है कि ग्रेन बेस यानी मक्का से इथेनॉल बनाने में देश में नंबर 1 इंडस्ट्री कहीं है तो वो बिहार है। 17 इथेनॉल प्लांट लगे जी। हमने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई, उसके अंदर हमने कहा कि टेक्सटाइल में, क्योंकि मैं भारत सरकार का टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा था, तो मैंने नीतीश जी से बात किया। उसमें मैंने कहा कि अगर आप 15,000 सैलरी देंगे तो 5,000 बिहार सरकार देगी। प्लग एंड प्ले बना के देंगे, यानी पूरा बिल्डिंग बना के देंगे, उसके अंदर प्लग लगाइए और इंडस्ट्री लगाइए। तो बहुत से हजारों लोग आए, काम करने लगे। लेदर पॉलिसी बनाई, टेक्सटाइल की पॉलिसी बनाई, लेदर की पॉलिसी बनाई। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही जो अभी उद्घाटन होंगी, क्योंकि आप घर बनाइएगा तो 1-1.5 साल लग जाता है और फैक्ट्री बनने में तो 3 साल 4 साल लग जाते हैं, कई जगह 2 साल लगते हैं। तो वो सब फैक्ट्रियां अब उद्घाटन हो रही। बोटलिंग प्लांट तक बिहार में नहीं था, न पेप्सी का न कोक का। मैंने सबको प्रेरित किया कि भाई अगर बेचिए बिहार में तो बनाइए भी बिहार में। मैं पूरे कलकत्ता गया, हैदराबाद गया, दिल्ली गया, भिलवाड़ा गया, बहुत सी जगह गया और मैंने जाके रोड शो किया। मैं लंदन भी गया, वहाँ भी लोगों को जाके मिल के आया कि भाई बिहार के अंदर आइए। लोग कहते थे भाई बिहार का परसेप्शन बदलना जरूरी है। नहीं, परसेप्शन तो आपने बदला और लोग आए। हाँ। लेकिन वो सरकार चली गई। हाँ। और मैं यहाँ बिहार सरकार के काम के लिए लौटा था, दिल्ली आया था एक ऑफिस खोलने के लिए इंडस्ट्री का, वो हनुमान मंदिर के सामने बिहार के इंडस्ट्री का ऑफिस। लेकिन जब मैं ऑफिस का उद्घाटन किया, ऐसी जगह थी बताइए कि 1 घंटे में मंत्री वहाँ से चला, सीधे एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट से जब टेक ऑफ किया तो मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था, और लैंड किया तो वहाँ पता लगा बीच में ही जब मैं आसमान में था तो नीतीश कुमार जी चले गए गवर्नर हाउस में, उन्होंने समर्थन सरकार भंग कर दी और रिजाइन कर दिया, तो सारे मंत्री हट गए। तो जब मैं लैंड किया तो पता लगा कि अब मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं तो काम कर रहा था वहाँ। बिहार के लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन मैं कहूँ कि मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं श्री बाबू के सपनों को पूरा करूँगा। बिहार को अगर तरक्की करना है तो सरकारी नौकरी से तरक्की नहीं होगा, इंडस्ट्री लगानी होगी। बिहार सिर्फ लेबर सप्लाई का स्टेट नहीं बनेगा, बिहार दूसरों को नौकरी दे। बिल्कुल। और मैंने ये काम किया था। आज बड़ी तादाद में बिहार से बाहर के लोग भी आज आकर जो पेप्सी में, कोक में, जो टेक्सटाइल में, जो कई लोग इथेनॉल प्लांट में बाहर के इंजीनियर आके बिहार में काम कर रहे हैं। तो हमने पूरी कोशिश की, हमने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलनी। मैंने पहले दिन कहा था, लिखी है जो स्याही से वो हम तहरीर बदलेंगे। हम अपने बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। ये मैंने कोशिश की और यही वजह है कि बिहार की तस्वीर बदली। आज अच्छा काम, बीच में आरजेडी के मंत्री थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर, उसके बाद फिर से बीजेपी सरकार में आई, लेकिन मैं एमएलसी नहीं रहा तो मैं मंत्री भी नहीं बना। लेकिन अभी जो मंत्री हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। वही तो जो नींव हमने डाली है जी। वो नींव का काम मैंने किया। तो मैं मानता हूं कि बिहार के तरक्की की नींव में मैं एक छोटा सा अपने आप को शिला मानता हूं, जो मैं नींव में जाकर वहां अपनी कोशिश की और बिहार के लोगों को जो न्यू जनरेशन थी उसको उम्मीद दिया। हमने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई, जिसमें बिहार के नौजवान अगर अपना काम करेंगे तो 5 लाख का लोन 0 इंटरेस्ट पे, अब 5 लाख सब्सिडी, 10 लाख रुपया हम देते थे। तो उससे लड़कियां ब्यूटी पार्लर चला लेती थी, 10 मशीन ले लेती थी, बहुत लोगों को रोजगार मिला। तो लोग कह रहे हैं कि अगर काम नहीं हो सकता, काम होगा। नीतीश कुमार जी ने टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च करते हुए खुद अपने मुख से कहा कि 15 साल हमने भी बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया,
लेकिन सफलता थोड़ा इंडस्ट्री में नहीं मिली। लेकिन मैं पूरा क्रेडिट शाहनवाज हुसैन को देता हूं, जिन्होंने इंडस्ट्री बिहार में लगाया और हम पूरी तरह इनके साथ हैं। फिर 10 दिन बाद तो मैं मंत्री से ही हट गया, 10-15 दिन बाद। तो देखिए मैं बिहारी हूँ और बिहार का दर्द हमारे मन में भी है, लेकिन हमारे यहाँ होता है कास्ट, क्रीड, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है, और मैं तो इन चीज़ों से हरदम ऊपर उठ के काम किया है। मैं जहाँ सुपौल का रहने वाला हूँ, वहाँ पर कोई धर्म के नाम पर कोई वाद विवाद कभी नहीं हुआ। हम सब मिलकर रहते हैं, और हमारे सोच में ये है कि मेरी पहचान हिंदुस्तानी के नाते पहले, मेरी पहचान भारतीय के नाते पहले, फिर बिहारी के नाते है। और बिहार तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। जब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा, देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए बिहार की सेवा देश की सेवा है। आप बिहार की सेवा कर रहे हैं, आपने देश की सेवा, क्या बिहार की तरक्की में नींव का पत्थर है। आप बीजेपी में भी जो है उसकी नींव का एक पत्थर है। सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी ने 2021 में कोर्स करेक्शन किया, आपको एमएलसी बनाया, इसके बाद जो भी हालात बने, आपका पद चला गया, आखिर कौन लोग हैं जो आपको रोकना चाहते हैं बिहार की तरक्की को, बिहार को और आगे बढ़ाने में? क्या आपको लगता है वहाँ कोई ऐसी लॉबी है जो काम कर रही है कि शाहनवाज हुसैन को हमें वो काम नहीं करने देना चाहिए जिससे वो आगे बढ़े, या देश आगे बढ़े, या बिहार आगे बढ़े? क्या कोई लॉबी तो काम कर ही रही होगी। एक इतना ब्राइट नेता जो उस समय में उसको वो पद मिला, उसको वो जिम्मेदारियां दी, जिसने वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाया, लेकिन आज क्योंकि बिना पद के तो चीज़ें नहीं होती है ना सर। नहीं, अभी काम है पार्टी का प्रचार प्रसार का काम, ये भी काम है, संगठन का काम है, वो काम लिया जाता है। ये सही है कि जब आप काम करते हैं तो बहुत से लोग आपसे जेलस भी होते हैं, साजिश भी करते हैं। बहुत तरह की साजिशों का मैंने सामना किया है, और मैं मानता हूँ कि बहुत दोस्त दुश्मन तो बनते ही हैं। अब कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि जब मैंने लोकसभा का भी टिकट लिया था तो मेरी पार्टी ने दिया था। एमएलसी भी बना तो मुझे नहीं मालूम था, खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि प्रधानमंत्री जी का आदेश है आपको जाकर एमएलसी का नॉमिनेशन करना है। तो उन्होंने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ना मैंने मांग की थी, पार्टी ने दिया। मैंने मांगा नहीं था, पार्टी ने सांसद का टिकट दिया। मैंने मांगा नहीं था, मुझे भारत सरकार का राज्य मंत्री बनाया। मैंने मांगा नहीं था, मुझे कोल का इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर अटल जी ने बनाया, जो मैंने आपको बताया। मैंने कभी मांगा नहीं था कि मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, एक खबर आई और मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। मैंने मांगा नहीं था कि एमएलसी बनाओ, एमएलसी बनाया गया। मैंने मांगा नहीं था कि इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया जाए, वो पार्टी ने बनाया। तो मेरे बारे में पार्टी तय करती है। और मेरे बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने उफ नहीं किया। आपने कभी मेरी ज़बान से सुना है? बिल्कुल नहीं। कभी कोई मेरा बयान ऐसा सुना है जो मेरे पार्टी को कमज़ोर करे? मैंने जीवन में अपने लिए कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे मेरी पार्टी को हानि हो। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि जिससे राम सेतु बनाने में सब ने मेहनत की, गिलहरी ने भी छोटा सा कन्न डाला होगा, तो मेरा रोल गिलहरी वाला है। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से कोई अच्छी पार्टी नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम समाज से दूरी पैदा की गई उसको दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहता हूँ कि आपको भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, मोदी से अच्छा नेता और बीजेपी से अच्छी पार्टी नहीं मिलेगी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलती है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे लाइफ का मिशन ही बदल गया है। लोगों को देखिए, जो इंसान 32 साल की उम्र में भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा, फिर बिहार में भी इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पर, परफॉर्मर के तौर पर काम करेगा, उसके जीवन में अगर एक जीवन में इतना ही मिल गया तो बड़ी है। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि मेरी जो जिम्मेदारी है, बिहार के पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं बिहार का भी प्रवक्ता हूँ। बिहार के बारे में अच्छी इमेज बने, बिहार हमारा तरक्की करे। मैं जिस इलाके से आता हूँ, मिथिला का इलाका, सीमांचल का इलाका, वो बहुत पिछड़ा हुआ है, उस इलाके में भी तरक्की हो, इसके लिए काम करना है। क्योंकि बहुत से नेता हैं जो कहते हैं जी ये नेता इस जात के नेता, ये पार्टी इस जात की पार्टी। मैं तो कहता हूँ कि मुझे कोई जात का नेता न कहे, नेता वही है जो जिस जात में पैदा हुआ वो तो माने, लेकिन जिस जात में पैदा न हुआ
वो भी उसे नेता माने, वही नेता कहलाता है। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस जात में पैदा हुए वो तो नेता मानता है, देश नेता माने। तो देश और बिहार तब आपको मानेगा जब आप उसके लिए काम करें। तो मैं पूरी तरह करता रहता हूँ, लेकिन मैं आपको इस पॉडकास्ट में स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने लिए, जब से मैं मंत्री पद से हटा हूँ तब से मैंने न पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, न अमित शाह जी से, न प्रधानमंत्री जी से मिलकर मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं मानता हूँ मेरी पार्टी मुझे धर्म के चश्मे से नहीं देखती, मुझे कार्यकर्ता के चश्मे से देखती है। कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी जहाँ लगाएगी, जिस तरह सेना के लोगों को लगाया जाता है, पार्टी जहाँ भी लगाएगी मैं वो काम करता हूँ। और अभी एक मिशन है कि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनानी है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और वो काम करता रहूँ। अच्छा सर, एक आपने जो बात कही उसमें मुझे दो चीज़ें निकल गई। आपने कहा आपने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो पार्टी के खिलाफ जाए, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा कि मुसलमानों की आपने बात की कि मुसलमान जो है वो देश के लिए वोट करें, मोदी जी के लिए वोट करें, ये ना देखें कि धर्म के आईने से या धर्म के जो है लेंस से ना देखें। यहाँ 2014 में आपने चुनाव लड़ा था, गिरिराज सिंह ने बयान दिए 2, और कहा जाता है कि वो बयान आधार बने, वो बेवकूफ़ी भरे बयान थे जिसकी वजह से आप बहुत मामूली अंतर से अपनी सीट हार गए। बांका वाली सीट भी बीजेपी हार गई गिरिराज सिंह को, लेकिन इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, उन्हें बहुत कुछ मिला। आपके साथ लगता है नहीं कि अन्याय हुआ? देखिए, हम सब कार्यकर्ता हैं जी, और गिरिराज सिंह आपके मित्र रहे हैं। जी, मित्र हैं जी, मेरे बाल सखा हैं। तो आपको अपने साथ भाजपा में अन्याय हुआ और आपने मांगा नहीं और आपको मिला भी नहीं? भाजपा में गिरिराज हो या शाहनवाज, ये सब हैं भारतीय जनता पार्टी की आवाज़। जी, गिरिराज सिंह जी वहाँ गए थे, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर हमारे विरोधियों ने पेश किया, लेकिन माना जाता है कि इसी वजह से वो सीटें हारी बीजेपी। और लोगों का मानना है, मैं तो अपनी कमी मानता हूँ कि मैं, देखिए, 8 दिन जी, मैं 2 बार भागलपुर से जीता भी। जी जी, लेकिन तीसरी बार में लेस देन 1% वोट से मैं वो सीट लूज कर गया, जबकि लोग कहेंगे कि भाई मोदी वेव थी तो आप कैसे लूज कर गए। लेकिन उस वक्त में मुस्लिम वोटों में पता नहीं कहाँ से कौन सी दुष्प्रचार हो गया, वो वोट थोड़ा कम मिला और लोगों ने तय किया कि भाई मोदी को रोकना है। तो जो मुस्लिम मोदी को रोकना चाहते तो वो तो रोक नहीं पाए, लेकिन मुझे रोका उन्होंने और मैं वो सीट बहुत कम वोटों से हारा। बाद में पार्टी ने 15 में भी मुझे विधानसभा लड़ने को इशारा किया था, कहा था, 20 में भी किया था, लेकिन मैं मन नहीं बना पाया। लेकिन पार्टी ने फिर एमएलसी बना के बिहार की सेवा का अवसर दिया। मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पार्टी इतना विश्वास करती है। मैं तो घर में बैठा था, लेकिन एक फ़ोन आया कि आपको नॉमिनेशन करना है, मैं एमएलसी बना, मंत्री बना, और मैं मानता हूँ कि अभी भी ईमानदारी से काम करना है और करता रहूँगा। सर, लेकिन गिरिराज सिंह को जो सम्मान मिला और आपके साथ अन्याय हुआ, गिरिराज को सम्मान मिला तो शाहनवाज को सम्मान मिला, मेरे मित्र ही हैं वो। और गिरिराज सिंह आज टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं जी। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। युवा मोर्चा में हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। पहले ये होता था, हमारी पार्टी छोटी थी तो एक रूम में 2 लोग रहते थे, तो गिरिराज जी के साथ रहते थे, इतनी दोस्ती। मेरी जब शादी हुई तो मैं ट्रेन से जब पटना पहुंचा और मुझे छोड़ने के लिए अगर मेरी पत्नी को पहली बार कोई मिलने के लिए आए तो भाई गिरिराज आए, क्योंकि वो मेरे बहुत परम मित्र हैं। तो मुझे कोई शिकायत तो उनसे कभी कहा नहीं कि कहाँ चुनाव के वक्त आपने ऐसा बयान दे दिया? नहीं, वो कभी तो आपकी बातचीत नहीं हुई? देखिए, वो तो मेरे हक में आए थे, धूप में पसीना बहा के मेरे लिए भाषण देने आए थे। लेकिन उनके जो पाकिस्तान वाले बयान को मुसलमानों ने कैसे लिया और हमारे विरोधियों ने दुष्प्रचार किया। लेकिन मैं तो मानता हूं कि मेरे चुनाव हारने की वजह मैं खुद हूं, क्योंकि मैं तो 9 दिन बाहर प्रचार करता रहा। मैं गोपीनाथ मुंडे जी के लिए गया, मैं नितिन गडकरी जी के लिए गया, मैं आर.के. सिंह जी के लिए गया, रूडी जी के लिए गया, निशिकांत दुबे जी के लिए गया, मैं पुतुल सिंह जी के लिए प्रचार करने गया, मैं कई अपने दोस्तों के लिए प्रचार करने गया। अगर मुझे ये पता नहीं था कि इतने कम वोट से रह जाऊंगा, नहीं तो 9 दिन मैं अपना क्षेत्र छोड़कर थोड़ी जाता। तो प्रचार प्रसार में रहा।
और लोगों ने अगर वोट नहीं दिया तो है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर वोटर ने हमें, जो खासकर मुस्लिम वोटर ने वोट नहीं दिया और वो एकदम वोट देते थे, लेकिन इस बार 14 के चुनाव में अगर वो नाराज हुए तो उनका निर्णय है, सरमाथों पे है, उन्होंने जो भी निर्णय किया। लेकिन मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था, मैं तो एमपी के नाते भी परफॉर्मर था। ऐसा नहीं था कि कोई शिकायत थी कि आते नहीं क्षेत्र में, काम नहीं करते, आपको लेके तो कभी किसी को कोई शिकायत रही ही नहीं। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा सवाल यही उठता है कि जिन शाहनवाज जी के बारे में हर किसी के मीडिया जो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है, एक इतनी अच्छी राय है, वो कहाँ पीछे छूट गए, वो वहाँ पे क्यों नहीं दिखते फ्रंट लाइन में जहाँ बाकी लोग दिखते हैं। इसी से जुड़ी एक चीज़ मुझे बताइए कि आपने गुजरात दंगों के बाद आपके 2 बयान काफ़ी चर्चा में रहे थे। एक आपने ये कहा कि हम दंगे रोकने का श्रेय ले सकते थे अगर वाकई ऐसा हुआ होता। नहीं, ये नहीं कहा था। हाँ, आपने क्या कहा? देखिए, मैंने कहा था कि जिस तरह का दंगा हुआ, और आज भी मैं कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ना होते तो और बड़ा होता। क्योंकि गोधरा में जिस तरह कार सेवकों को जला दिया गया, जिस तरह का रिएक्शन था, बहुत कोशिश की, और हम गए भी थे उस वक्त, और मोदी जी के साथ विजिट भी किया था उस पूरे इलाके को, अडवाणी जी के साथ गए थे, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। वो तो हमारे विरोधी जो मोदी जी को टारगेट कर रहे थे, उस माहौल में जिस तरह पहली बार इतने कार सेवक को जलाया गया, और उसके बाद भी जिस तरह कंट्रोल किया, पूरे मोदी जी को क्लीन चिट मिला है। और आप ये देखिए, अभी भी जो पहलगाम में 27 लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पूछकर मारा गया, पैंट उतार कर देख कर मारा गया, और उसके बाद पूरे देश में दंगे फसाद कराने की ISI और पाकिस्तान की साजिश थी, देश को बांटने की धर्म के नाम पे साजिश थी। लेकिन मोदी जी का नेतृत्व था कि पूरे देश में अमन रहा, शांति रहा, कहीं पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, और हमने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास जताया, और प्रधानमंत्री ने सेना पे विश्वास जताया, और हमने 22 तारीख का बदला लिया। प्रधानमंत्री 22 तारीख की घटना के वक्त में सऊदी अरब थे, वहाँ से लौटे, और लौटकर झंझारपुर में पंचायती राज सम्मेलन में कहा कि हम ऐसी सजा देंगे कि कल्पना न की हो। पाकिस्तान में घुसकर मारा। पहला देश एटम मुल्क है जो पाकिस्तान, जिसको घुसकर किसी ने पीटा है। ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। सर, ये तो आप आज की स्थिति बता रहे हैं। हम ये जानना चाहते थे कि एक बयान और आपका चर्चा में था कि दंगों से बीजेपी की छवि को नुकसान हुआ। लोग कहते हैं कि ये बयान आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, और यही 2 बयान थे हमारे जिनकी वजह से आपको जो साइडलाइन किया गया। नहीं, ये हम उसी तो, वजह से अरे है। कौन साइडलाइन कर रहा है मेरे? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, पार्टी ने मुझे घर बैठे, आपने किसी को सुना है कि घर बैठे बिना MLA MP रहे हुए मंत्री बना दें? यही मोदी जी हैं, उनकी इतनी मोहब्बत है। जब मैं बीमार हुआ कोरोना में, तो मेरे पिताजी नहीं हैं घर में, मैं बड़ा हूँ, मुझे फ़ोन करके मेरी पूरी चिंता करना, इलाज करना का, डॉक्टर को फ़ोन करना, ये हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर मुझे उन्होंने भेजा कश्मीर, मैं कश्मीर गया, और वहाँ जाके DDC के चुनाव में कमल खिला के आया। फिर उन्होंने मुझे भेजा बिहार, इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया। अगर आज मैं बिहार के अंदर कुछ कर पाया तो मेरे नेता नरेंद्र मोदी का विश्वास है, जिस पे मैं खड़ा उतर पाया। तो मैं तो बिहार गया तो बहुत बड़ी पेंटिंग है मेरे यहाँ, आप पटना आइएगा तो मेरे घर पे देखिएगा, और मैं मोदी जी की पेंटिंग के नीचे उनके साये में बैठता हूँ। मैं मोदी का सिपाही हूँ, मैं बीजेपी का सिपाही हूँ। उनका विश्वास है, उनका यकीन है, उनका ट्रस्ट है। आज का संबंध है, वो तो हम जब युवा मोर्चा में थे तो युवा मोर्चा के प्रभारी थे, बहुत प्रेम स्नेह था। और जब मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया था तो मेरे बारे में एक न्यूज़ छपी थी, ए टोकन मुस्लिम लीडर डिलीवर्ड, हिंदू में छपी थी। और वेंकैया नायडू जी के घर पे दावत थी, मोदी जी उधर से आए, गले लगाया मुझे, बोले शाहनवाज तुमने वो न्यूज़ देखी? मैंने देखी नहीं थी। उन्होंने कहा आज तुम्हारे लिए छपा है, ये टोकन मुस्लिम लीडर डिलीवर्ड। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, टोकन गलत लिखा है, तुमने बहुत अच्छा बोला, बहुत बधाई हो। तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी। वो तो मुझे बचपन से जानते हैं। जब हम लोग, मोदी जी जब राष्ट्रीय मंत्री बने, तब उनके साथ कई बार बात करना, चलना,
उनसे जब भी पिछली बार भी जब मैं कश्मीर के बाद लौट के आया था तो जम्मू कश्मीर की एक रिपोर्ट उनको सौंपी थी जी। कि कश्मीर में क्या क्या करना चाहिए, और उसको उन्होंने पूरे नीचे भेजने का काम किया। और लॉन में मुझे बैठाया, धूप था, 2 कुर्सी लगी, चाय आई, घंटों उनके साथ बैठे और उनसे बातचीत की। तो प्रधानमंत्री जी उनको इतना समय दें, इतना प्यार करें, ये कोई छोटी बात है। लेकिन और कहने वाले तो उनके ये भी कहते हैं कि गुजरात दंगों के बाद जब आडवाणी जी के साथ आप गए थे, वहाँ पे आपके मोदी जी से मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे आपने मुसलमानों की जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में आपने उनको कुछ बताया था कि एग्जैक्टली क्या मुसलमान महसूस करते हैं। नहीं लोग नहीं कहते हैं कि कुछ देखिए, ऐसी जो बात हो गई कि जो संबंधों में कहीं ना कहीं चुभ गई। कोई क्या बात हुई थी आपके? संबंधों का मैंने आपको बता दिया कि नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने मुझे बिहार का उद्योग मंत्री बनाया, चुनाव हारने के बावजूद एमएलसी बना के मंत्री बनाया। जी। मैं ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो मानता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता था जिसने गुजरात को बचाने का काम किया, जिस तरह का माहौल खराब हुआ था उसको रोका। और अभी भी खुदा का शुक्र है कि भारत को एक ऐसा नेता मिला है नरेंद्र मोदी के तौर पे जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर इस मुल्क को लेकर चल रहे हैं, और पूरे मुल्क के लोग आज उनके साथ हैं। आज देखिए गुजरात गए, क्या पलकों पर बैठाया लोगों को, बीकानेर गए थे, आदमपुर गए थे, आज भुज गए हैं, आज कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने भी स्वागत किया है। तो भारत को तो एक नेता मिला है। ये भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला जो देश की तकदीर और तस्वीर को बदल रहा है, और ये बहुत भाग्य से मिलता है। लेकिन मोदी जी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि बहुत ही जिद्दी नेता हैं। अगर उन्होंने किसी से ठान ली, जैसे संजय जोशी हैं, ठन गई तो ठन गई। किसी से कोई वो बाहर हैं, संगठन में हैं भी और नहीं भी हैं। आप भी वैसे ही, लोग कहते हैं कि पार्टी में हैं भी हम और कहाँ भी नहीं है। हाँ। हम बिहार के मोदी जी के कार्यकाल में उद्योग मंत्री बनकर हमने काम किया, जिसका यश है, जिसका आपने भी कहा कि वहाँ पे लोग नाम लेते हैं, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। और अभी आपसे पॉडकास्ट करने भी आए हैं तो मोदी और बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, काम कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग संगठन में काम कर रहे हैं। विनोद तावड़े कर रहे हैं, सुनील बंसल जी कर रहे हैं, तरुण चुग कर रहे हैं, अरुण सिंह कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग संगठन में काम कर रहे हैं। नहीं कहे वसुंधरा राजे सिंधिया कर रही हैं, पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। बड़े बड़े लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार में काम कर रहे हैं। ये जो परसेप्शन कांग्रेस के दौर में बना था कि जो मंत्री बन गए वो बहुत बड़े बन गए और जो संगठन में है वो बहुत छोटे लोग हैं, ऐसा नहीं है। सब कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री पे है किसको अपने मंत्रिमंडल में लें, किसको क्या जिम्मेदारी दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे है कि उनका उपयोग कहाँ करें, तो वो कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जब गुजरात दंगों के बाद जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे 2014 का, तो बहुत ज़ोर शोर से गुजरात वाला मामला उठा था। राजनाथ सिंह ने आपको जिम्मेदारी दी कि भाई आप आइए, सामने आइए और डिफेंड करिए, बताइए कि ऐसा नहीं है। आपने किया भी। आपने नीतीश कुमार पर भी हमले किए जो उस वक्त धुर विरोधी थे मोदी जी के। कहते हैं कि उन्होंने खाने की, जैसे कहते हैं, डिनर सजाया और उन्होंने छीन लिया। उन्होंने स्टेज जो है शेयर करने से मना कर दिया था मोदी जी के साथ। उनको तो मोदी जी ने माफ़ कर दिया। ना जाने कितनी बार वो गए, आए, सब कुछ किया, उनको गले लगा लिया। और शाहनवाज जी जो हैं, जो मतलब पार्टी की नींव का एक पत्थर हैं, वो अभी मतलब नहीं। देखिए, जब नीतीश कुमार जी की यहाँ वो डिनर कैंसिल हुआ था, जी, तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी। हाँ। बिहार में आप थे? हाँ, मैं तो उस वक्त राष्ट्रीय मतलब विटनेस थे आप, जो वो हुआ था। जी। तो मैं वहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी था, प्रवक्ता था। तो उस वक्त पूरी मीडिया थी और वो सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी। और हुआ कि कौन एड्रेस करेगा, सुषमा जी बोलेंगी कि अरुण जेटली जी बोलेंगे कि अनंत कुमार जी जाएंगे, और सब लोग बैठे थे। सब ने तय किया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी सम्राट होटल में, मौर्या होटल में हम लोग की बैठक थी जी। तो सम्राट होटल में प्रेस होगी, पूरी प्रेस मौजूद थी। हाँ। 1 इंच ज़मीन नहीं थी। हाँ। तो उस वक्त अडवाणी जी ने, अरुण जेटली जी ने, मोदी जी ने तय किया कि किसको भेजना है। तो कहा शाहनवाज तुम जाओ, प्रेस करो। और मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की थी और वो बहुत चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
मेरे लाइफ की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि मीडिया को उम्मीद थी कि बीजेपी क्या रिएक्शन देगी। बिल्कुल। वो बहुत मशहूर है, आप वो यूट्यूब पे जाके वो प्रेस सुन सकती हैं। और मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि जब 14 में गोवा में हम लोग जमा थे जी। और जब मोदी जी का ऐलान होना था, हाँ। तब भी पार्टी ने कहा कि मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, कौन जाकर वहाँ बात रखेगा। तो मैंने वहाँ जाकर प्रेस की आप कवच की तरह बेसिकली और मैंने कहा घंटों में नहीं मिनटों में निर्णय होने वाला है, जल्द हम आपको सूचना देने वाले। तो वो भी महत्वपूर्ण प्रेस थी जो हमने की। और पार्टी हमसे काम लेती रहती है। और मेरे तो ज़िंदगी का मिशन ही है कि देखिए, बड़ी तादाद में मुस्लिम के बीच में गलतफहमी पैदा की गई है कि मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सही है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट नहीं करता है और अपेक्षा हमसे रखता ही है। जब जो मुस्लिम उलमाए कराम हैं, उलमा हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो वोट के वक्त तो नहीं कहते कि बीजेपी को वोट दीजिए, लेकिन जब हम सरकार में आएंगे तो हमसे अपेक्षा करेंगे और उस अपेक्षा पे हम खड़े उतरते। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजना है, चाहे वो अनाज दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, अगर वो अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, जो वोट दे उसको भी दे रहे हैं, जो नहीं दे उसको भी दे रहे हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, आप हमारे काम के आधार पर हमारे बारे में राय बनाइए। हमारे बारे में जो विरोधी परसेप्शन बनाते उस आधार पर राय मत बनाइए। आइए बीजेपी से जुड़िए और सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है, उसके साथ चलिए। तो परसेप्शन तो ये भी है ना कि हमारा एक मुस्लिम नेता जो उस समय बीजेपी के साथ खड़ा रहा जब बीजेपी अछूत थी, आज उसके पास वो पावर नहीं है जो होनी चाहिए थी। बाहर से लोग आते हैं और उनको पावर दे दी जाती है। हुसैन साहब कहाँ हैं? शाहनवाज जी कहाँ हैं? हम कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के गिलहरी हैं। जो विकास की गाथा लिखी जा रही है उसमें छोटा मोटा रोल हमने अदा किया है और बिहार में भी किया है। तो आपने क्या कभी बात की पार्टी में? नहीं, मुझे नहीं। क्या? मेरी पार्टी अगर मुझे कुछ भी न दे, मैं बीजेपी में, राजनीतिक जन्म बीजेपी में हुआ है और अंत भी बीजेपी में ही होगा। मैं किसी अन्य पार्टी में न गया हूँ। मेरी पार्टी ने ही मुझे नाम दिया है। मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया, माँ पिताजी ने जन्म दिया, और जो पहचान पूरे देश दुनिया में बनी वो मेरी पार्टी ने बनाई है। मैं अपनी पार्टी पर गर्व करता हूँ और पार्टी को अपनी माँ की तरह समझता हूँ। ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि आपकी जिस तरह से निष्ठाएं हैं कि कोई पद नहीं भी है। 2014 के बाद से बीच में एक छोटा सा समय आया था जब आपको जिम्मेदारी मिली थी, तब भी आप तन मन धन से लगे हुए हैं। अभी पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इसके बाद से जो एक नैरेटिव बन रहा था ना कि आपको लगा कि भाई मुस्लिम विरोधी, वो सब बदल गया। जब कर्नल सोफिया कुरैशी सामने आई, उनको लेके आया गया, तो और जिस तरीके से जो ओवैसी साहब आए, एक राष्ट्रवादी मुस्लिम के तौर पे उन्होंने एक अपनी पहचान को सामने रखा, तो आपको लगता है ये जो पूरा नैरेटिव सेट हो रहा है, ये मतलब सब लोग दिख रहे हैं, शाहनवाज जी उसमें भी कहीं नहीं दिख रहे हैं? नहीं, हम तो दिख रहे हैं। हमने तो आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई, आपको फ्रंट लाइन में नहीं रखा गया। अब ठीक है, देखिए मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, मैं एक्स यूनियन मिनिस्टर हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी अब 30-40 लोग ही तय होने थे जो विदेश में जाने थे। उसमें बहुत से बीजेपी के नेता जो नहीं गए, सर्वदलीय सम्मेलन है उसमें गए। और जब पहलगाम की घटना हुई तो ये धर्म पूछकर हुई, कलमा पूछकर हुई। पूरे दुनिया में भारत के परसेप्शन को बनाया गया कि यहाँ धर्म के आधार पर आतंकी मारते हैं, लेकिन देश के लोगों ने संयम बरता और पाकिस्तान को हमने जवाब दिया। और पूरा हिंदुस्तान एक है। असदुद्दीन ओवैसी ने ज़रूर 2 नारे लगाए और वो भारत के पक्ष में बोल रहे हैं, वो तो उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी मुस्लिम आप एक बता दीजिए, एक महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ बोला था, वो राग अलग अलापती हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होना चाहिए, उनका पानी बंद नहीं करो, लेकिन हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम हैं
वो मानकर चलते हैं कि हमें पूरी तरह जो है वो देश के साथ रहना है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा एकजुट रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और ये बहुत बड़ी बात है। सर, अगला सवाल ये है कि जो पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है, उसको अब आप किस तरीके से देखते हैं? नैरेटिव पहले ये हो रहा था कि भाई आप धर्म, जो बीजेपी की राजनीति को माना जा रहा था कि धर्म की राजनीति है, अब लग रहा है जब क्राइसिस का समय आया तो धर्म की राजनीति पीछे छूट गई और देश पहले आ गया। आपको नहीं लगता कि यही राजनीति हमेशा होनी चाहिए? धर्म की राजनीति कहीं पीछे छूट जानी चाहिए? ये सिर्फ युद्ध जैसे हालात के समय ऐसी राजनीति क्यों बने? देखिए, धर्म नहीं छूटना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति करती है कांग्रेस, तुष्टीकरण पे चलती है कांग्रेस, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती है कांग्रेस। उनकी राजनीति बंद होना चाहिए। जो भारत की मिट्टी में पैदा हुआ है, जो इसको जननी मातृभूमि मानेगा, जो भारत माता की जय करेगा, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद करेगा, चाहे वो ओवैसी हो या कोई गरीब मुसलमान, उसको बीजेपी उसका सम्मान करेगी, देश उसका सम्मान करेगा। जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन कहते तो है ना कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग तो देश की राजनीति करते हैं, और देश की राजनीति तो अब जाके हुई है। अभी तो हम देश की राजनीति कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। अगर राम मंदिर बना तो देश के हित में था। हिंदू बहुल राज्य है, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है भारत, और यहाँ इतने लोगों की आस्था का सवाल था, उस पर कोर्ट का निर्णय आया, राम मंदिर का निर्माण हुआ। और ठीक है, काशी मथुरा पर भी लोगों की डिमांड है, मामला अदालत में, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन देश में जो हिंदू समाज है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इतने यहूदी होते, इतने क्रिश्चियन होते तो क्या होता? यहाँ मुसलमानों के लिए आज पूरे दुनिया में सबसे सुरक्षित मुसलमान कहीं अपने आप को मानता है तो वो भारत में मानता है, क्योंकि भारत में संविधान ने उसको सारे अधिकार दिए। अन्य राज्य में ये कोई अधिकार उसको नहीं मिला हुआ है। यहाँ बराबरी का अधिकार है। जो अधिकार आपको है वही शाहनवाज हुसैन को है। जी नहीं, तो सर एक चीज़ बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, बीजेपी की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये नहीं लगता कि जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि अभी आपने श्री राम जन्मभूमि की बात की, फिर काशी मथुरा की बात करें, संभल का मामला उठा, इसके बाद आगरा का मामला उठ रहा है, ताजमहल का मामला उठ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या ये राजनीति जो हो रही है वो सही है? ऐसे तो हर शहर में, हर जगह पे इस तरह की चीजें उठेंगी जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है। नहीं, हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। काशी मथुरा का मामला अदालत में बहुत पहले से है, ये वहीं रुक जाना चाहिए। सब जुडिस है। संभल का मामला भी सब जुडिस है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। तो सारे मामले सब लेकिन मैं मानता हूँ जो सरसंघ चालक जी ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं तलाशना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो हिंदू धर्म के बहुत आस्था के केंद्र है जी, उस पर बातचीत होनी चाहिए आपस में। अयोध्या का मसला भी मुसलमान चूक गए। अगर मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया होता, खुद से कहा होता कि आपकी आस्था का सवाल है, श्री राम यहाँ पैदा हुए, आपकी आस्था है पूरे हिंदू की, आप यहाँ बना ले, तो जीत जाता मुसलमान, दिल भी जीतता और देश के अंदर प्रतिष्ठा भी बढ़ती। लेकिन अदालत के जरिए हुआ, और मुसलमानों ने कहा था कि जो अदालत का निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे। भव्य राम मंदिर बन गया, लेकिन जगह जगह कोई वाद विवाद नहीं होने वाला। अब ताजमहल के बारे में लोग कहते होंगे, लेकिन वो तो मोहब्बत की निशानी है। लेकिन जिस तरह का सेट हो रहा है नैरेटिव, हर जगह की डिमांड उठ रही है, ये तो ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, आप उसे जायज मानते हैं? पूरा देश ही हमारा है, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? देश के अंदर एक दूसरे की आस्था का ध्यान रखना, इज्जत करना, धर्म जो है, धार्मिक होना और धर्मांध होना, इसमें अंतर है। सबको धार्मिक होना चाहिए, धर्मांध नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना ये देश के हित में नहीं। हिंदू और मुसलमान को मिलकर रहेंगे तो ये देश इकट्ठा एकजुट होकर तरक्की के रास्ते पे होगा। हिंदू और मुसलमान को जो धर्म के नाम पर लड़ाते हैं वो सही नहीं करते। दो बड़ी कम्युनिटी है जी। ये भारत माता की दो आंखें, एक भी कमज़ोर होगी तो भारत माता की तस्वीर अच्छी नहीं लगेगी।
बिल्कुल सही कहा आपने। वक्फ कानून पर आते हैं। वक्फ जो कानून बना, एक्ट बना, आप इसे कैसे देखते हैं? मुसलमानों के पक्ष में है या फिर इसके विरोध में है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सही बात कहिएगा सर। एकदम सही कह रहा हूँ, बीजेपी के एंगल से मत कहिएगा, नहीं, मैं आम तो आदमी के लिहाज से, एक आम हिंदू, एक आम एकदम मुस्लिम के लिहाज से। देखिए, आप जिनसे बात कर रही हैं, जी मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ जी 93 से 98 तक। जी मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। जी 2013 में जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा हुई थी तो बीजेपी की तरफ से मैंने ही चर्चा की शुरुआत की थी। अकेला वक्ता था मैं बीजेपी की तरफ से। मैं वक्फ को समझता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छी नीयत से लाई है। वक्फ पर नाजायज़ कब्जे न हो इस नीयत से लाई है। वक्फ भी किसी पर नाजायज़ कब्जा न करे इस नीयत से लाई है। ये एक्ट आने के बाद वक्फ पे नाजायज़ कब्जे बंद होंगे। जो लोग वक्फ की जायदाद का खुर्द बुर्द करते थे वो ख़त्म होगा। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अच्छी नीयत से लाया हुआ फैसला है, एक्ट है। कोर्ट में मामला है, हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट में भी हमारी बात पे मुहर लगेगी। इसमें जो लोग कह रहे हैं कि ये एक्ट आने के बाद मस्जिद छिन जाएगी, दरगाह छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगी, खानका छिन जाएगी, गलत है। मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, एक भी मस्जिद, एक भी कब्रिस्तान, एक भी दरगाह, एक भी खानका, एक भी इमाम बाड़ा छिनने वाली नहीं है। जो वक्फ की जायदाद है वो जायदाद रहेगी, एक भी छीनने वाले नहीं है। वक्फ का यूज़र जो है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो भी वक्फ की जायदाद रहेगी। हाँ, उसको सिर्फ रजिस्टर्ड कराना होगा। अगर आपके पास कोई भी कागज़ नहीं है तब भी वक्फ की जायदाद को कोई छीन नहीं सकता। कब्रिस्तान कब्रिस्तान रहेगा, मस्जिद मस्जिद रहेगी, दरगाह दरगाह रहेगी, इमाम बाड़ा रहेगा। इसमें कोई भी उसके अंदर सरकार दखल देने वाली नहीं है। दूसरा विषय जो इसमें है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर 2 होंगे। तो मैं कहता हूँ, कोई मस्जिद कमेटी में, दरगाह कमेटी में, खानका कमेटी में, इमामबाड़ा कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा। कोई भी मुतवल्ली जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं होगा। हाँ, सिर्फ वक्फ बोर्ड जो स्टैट्यूटरी पावर से बना हुआ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, उसके अंदर होंगे। जो लोग कहते हैं कि अगर इसमें नॉन मुस्लिम होंगे तो क्या मुस्लिम को आप मस्जिद की कमेटी में रखेंगे, हिंदू को? तो हम किसी हिंदू को मस्जिद की कमेटी में, दरगाह की कमेटी में नॉन मुस्लिम को रखने वाले नहीं हैं। इसलिए इसका विरोध इसी तरह हो रहा है जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सब लोगों ने भड़काने का काम किया कि ये मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों को नहीं बल्कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो धर्म के नाम पे सताए गए, धर्म के वजह से देश छोड़ना पड़ा, वो भारत में आए, उनको नागरिकता देने वाला कानून। लेकिन शाहीन बाग हुआ, जगह जगह शाहीन बाग जैसा धरना हुआ। तो उस वक्त कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, जिनको मैं भड़काऊ भाईजान कहता हूँ, इन्होंने भड़काने का काम किया। जमायतुल उलमा हिंद ने किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को कहा कि इस कानून का विरोध कीजिए। तो विरोध करके क्या फ़ायदा हुआ? अब तो माफ़ी मांगनी चाहिए उन लोगों ने कि गलत बहकाया था मुसलमानों को। बिल्कुल। किसी की नागरिकता 2 साल से लागू है, एक की भी नागरिकता गई है। उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जब ये लागू होगा, एक भी मस्जिद, एक भी कब्रिस्तान, एक दरगाह, एक इमामबाड़ा, एक खानका छीनने वाली नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। इसलिए किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जो लोग मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, मुस्लिम भाइयों से अपील है, आप किसी के कहने में नहीं आइए। ये कांग्रेस, ये सपा, ये राजद, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, जमायतुल उलमा हिंद के लोग, ओवैसी साहब, ये सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। इनके भड़कावे में आने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू होगा तो मुसलमान कहेगा कि ये अच्छा एक्ट बना है। चलिए, तो आपने तो क्लियर कर दिया कि ना तो वक्फ से डरने की ज़रूरत है और सीए का तो सब लोग ढाल जान ही चुके हैं। बिहार चुनाव पर आते हैं सर। मैं मान के चलूँ कि मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ। चुनाव लड़ेंगे आप, मुख्यमंत्री बनेंगे? आप बिहार के एक कार्यकर्ता से बात कर रही हैं। मैं कभी भी इस दौड़ में न हूँ
मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी बनेंगे। दौड़ में तो सर आप मंत्री बनने की पद उसमें भी नहीं थे, जब आप दिल्ली में मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने और आप बन गए थे। नहीं, मैं इस मुख्यमंत्री पद के दौड़ में नहीं हूँ। मैं तो बहुत साधारण सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। जी। मुझे जो पार्टी कहेगी कि मंडल में काम करो तो मैं मंडल में करूँगा, ज़िला में कहेगी मैं ज़िला में करूँगा, जो मेरी पार्टी काम देगी मैं उस काम को करूँगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद के दौर में मैं नहीं हूँ। आपको नहीं लगता कि अगर आप मुख्यमंत्री बने तो बिहार का ज़्यादा भला कर सकते हैं? जिस बिहार को आपने, जब आप एमएलसी बने, जब आप मंत्री बने, वहाँ के उद्योगों को आपने एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया। अगर आप मुख्यमंत्री बन जाएं तो बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे? आपको नहीं लगता थोड़ा सा आपको एम्बिशियस होना चाहिए? नहीं, मैं एम्बिशियस नहीं हूँ। मुझे बिना मांगे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ता के नाते काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। मैंने आज तक पार्टी की खिदमत ईमानदारी से की है और अभी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, सब मिलकर लड़ेंगे और हम लोग वहाँ फिर से महागठबंधन को महाहार देंगे। इस बार 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। यहाँ दो चीज़ें हैं सर। पहली बात तो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है। एक वीडियो आज भी वायरल हुआ है जो मैंने आपको दिखाया भी था। तो उनकी सेहत ठीक नहीं रहती तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? और इसके बाद दूसरी जी, मैं नहीं मानता इसको। जी, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। नहीं, इससे पहले भी उनके कई सारे प्रशांत वीडियोस किशोर वायरल हुए थे। रोज उनकी सेहत पे सवाल उठा रहे हम्म। और राजद के लोग उनकी सेहत पे सवाल उठा रहे। सर दिख रहे हैं, वो सवाल नहीं उठा रहे हैं, अरे वो मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठ के मैं बताता हूँ 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो क्या हो रहा है? सुबह उठ के 9 बजे अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, शाम तक मेहनत करते हैं। इतना मेहनती मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। बिहार का सौभाग्य है जो इतने अनुभव वाले, जिसको 20 साल का अनुभव हो, वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार को मिला हुआ है। और उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हमारे विधानमंडल दल के नेता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं। वो दोनों उप मुख्यमंत्री भी पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं और बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं। सर लेकिन अगर बीमार हो आपका नेता, कहाँ बीमार है? न्यूज में दिख रहा है वो तो। न्यूज में क्या दिख रहा है? आप खुद देखिए, आज एक वीडियो वायरल हुआ। अरे वो थोड़ा हंसी मजाक चलता है। वो गुलदस्ता दिया तो गुलदस्ता दिया, वो पकड़ रहे थे तो सर की तरफ बढ़ गया। इसमें क्या बात? सर पे रख दिया सर, सर की तरफ। अरे वो प्यार करते हैं, फादर फिगर हैं, थोड़ा बहुत एसीएस को भी दिया कि लीजिए आपके सर माथों पे। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं? नीतीश कुमार जी पूरी तरह स्वस्थ हैं, एनडीए पूरी तरह स्वस्थ है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाएंगे, 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। बिहार में 200 से ज़्यादा सीट जीतकर इस बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने वाले। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जो बीजेपी है अपने आप में आज की डेट में समर्थ पार्टी है, उसको भयंकर वोट मिलते हैं। इस बार के चुनाव में भी आप देखिए, उसको नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत क्या है बिहार में? क्या पार्टी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम नीतीश कुमार के बिना सरकार बना पाएंगे? ये नीतीश कुमार जी के ऊपर साथ है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कई बार साथ छोड़ के जा चुके हैं सर। अब उनकी जरूरत क्या है? वो बार बार कह चुके हैं एकदम नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहने वाले। अब हम उनको जाने भी नहीं देंगे, पूरा जोर से पकड़ लिया उनको, साथ ही रहेंगे और इकट्ठे हो गए। आप क्यों पकड़े बैठे हैं? बीजेपी क्यों पकड़ के बैठ रही है? इतना टॉलेस्ट लीडर बिहार का आप भी तो हैं। नहीं, हम लोग उनके साथी हैं, उनके साथी हैं, काम कर रहे हैं। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन तो आएगी ना सर? दूसरे जनरेशन में एक से एक नेता हमारे यहाँ, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। बिहार में नेतृत्व की कहाँ कमी है? अभी तो नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं कि बिहार में नेतृत्व की कमी कहाँ है, बीजेपी में कमी कहाँ है नेतृत्व की? एक हमारे सामने नेता बैठा है, फिर उन्हें नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत क्या है? मोदी जी को नीतीश कुमार जी बैसाखी नहीं है जी। नीतीश कुमार जी हमारे साथी हैं। उन्होंने अटल जी की कैबिनेट में काम किया, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। इतना अच्छा नेता हम क्यों खोएंगे? उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे।
चलिए ठीक है सर, मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत खुल के बात नहीं करना चाहते इस बारे में। खुल के कह रहा हूँ। आप इसमें क्या चाहती हैं कि मैं क्या कहूँ? वही चाहते हैं, जो सच्चाई है वो आप बताएं। नहीं, आप चाहती हैं कि हमारे सामने एक समर्थ नेता बैठा है, आपको एक नेता बीमार ये तो है नहीं हो जिसके सकता, बारे में खबरें चल रही आपको हैं। जो पसंद हो वही बात करेंगे। आप दिन को कहें रात तो हम रात कहेंगे। हम तो दिन के उजाले में कह रहे हैं कि हमें एक सक्षम नेता मिला हुआ है, एक्सपीरियंस नेता मिला हुआ है, 20 साल का अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ बिहार को देंगे। चलिए, नीतीश कुमार के बारे में तो आपने कह दिया, लालू जी के बारे में क्या कहेंगे? उनके परिवार की स्थिति तो बहुत ठीक नहीं दिख रही है। तेज प्रताप यादव को उन्होंने बाहर कर दिया है पार्टी से भी और घर से भी। आप इसे कैसे देखते हैं? कोई ड्रामा है चुनाव के मद्देनजर, या वाकई लालू जी को लगता है कि नहीं, हमें एक अच्छी छवि पेश करनी है? देखिए, लालू जी से कितने वैचारिक मतभेद हों, लेकिन कोई पिता को अपने पुत्र को परिवार से बाहर करना पड़े, ये कितना कठिन काम है जो उन्होंने लिया है। पार्टी से भी बाहर किया है, ये उनका पारिवारिक मामला है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती। और हम जिम्मेदारी से कहते हैं, लालू जी ने बाहर किया, लालू जी को ही सुलझाना है। परिवार का मामले में हम लोग दखल नहीं देते, ये पारिवारिक विषय है, उनको हल करना है। नहीं तो सर, ये तो बिहार चुनाव के मद्देनजर फैसला लिया गया ना, अब तो आपका मुकाबला उन्हीं से होगा ना जब सर। चुनाव आएगा, जब वो कुछ कहेंगे चुनाव तो सिर पे आ ही गए हैं। तो जब चुनाव आएगा, लालू जी क्या कहते हैं, तेजस्वी जी क्या कहते हैं, तो उस वक्त हम कहेंगे। अभी तो उनके परिवार का मामला है और उन्होंने ही निकाला है, उन्होंने ही दर्द दिया है, उन्हें ही दवा देना है, हमें कुछ नहीं करना इसमें। आपके हिसाब से इस बार बिहार में किस पार्टी का क्या प्रदर्शन रहेगा? आप एनडीए को कहाँ रखते हैं? आप आरजेडी को कहाँ रखते हैं? एनडीए 200 से ज़्यादा सीट जीतेगी। तेजस्वी यादव को 23 से कम सीट आएगी, नोट करके रख लीजिए। हाँ, बिल्कुल और नोट कर लेती हूँ। कांग्रेस खतरे में है। राहुल गांधी ने सर्वे कराया है, उनको अंदाज़ा हो गया है कि पहले राष्ट्र का चुनाव हारे, फिर महाराष्ट्र का चुनाव हारे, फिर हरियाणा का चुनाव हारे, फिर दिल्ली में 0 पे आउट हो गए। तो इस बार 0 ना मिले, इसके लिए राहुल गांधी जाके बिहार में कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 0 से उनको डर लगता है। अच्छा, अगर बिहार में एनडीए चुनाव जीतती है जैसा कि आपका दावा है, और बीजेपी को जो वोट हैं या जो सीटें हैं वो उम्मीदों से कहीं ज़्यादा मिले कि नीतीश कुमार पीछे रह जाए, तब मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? पिछली बार भी तो नीतीश कुमार जी की सीटें हमसे कम आई थी, जी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। अब सर समय हमारी अलग है। सीटें ज़्यादा आए या कम आए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये आप बिल्कुल दावे से कह रहे हैं? दावे से नहीं, ऑफिशियल कह रहे हैं, आपको प्रवक्ता के नाते कह रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर की पार्टी का आप क्या भविष्य देखते हैं? वो कितनी टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि उनका दावा है कि वो एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, और जो है जनता है वो बीजेपी से भी परेशान हो चुकी है, आरजेडी से तो परेशान थी ही। प्रशांत किशोर ऐसे डॉक्टर हैं जी, जो दूसरों के मर्ज का तो इलाज करते थे, लेकिन अपने मर्ज का इलाज नहीं कर पा रहे। वो पैसे लेकर वो दूसरी पार्टियों को चुनाव स्ट्रेटजी बताते थे, पैसे लेकर नारे करते थे। वो उनका प्रोफेशन था ना। हाँ भाई, प्रोफेशन ही तो मैं कहाँ कह रहा हूँ। मतलब वो तो खुद ही कहते हैं ना कि हमने मुख्यमंत्री बनाए। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी प्रशांत किशोर की वजह से ही बन गई। मतलब ममता बनर्जी की सारी मेहनत अलग हो गई, और प्रशांत किशोर तो लोकसभा में नहीं थे इस बार ममता जी के साथ, फिर भी ममता जी ने पहले से अच्छा परफॉर्म कर लिया। तो प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं, तो उनका काम है उनकी कंपनी का नारे लिखना, पोस्टर बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, फेसबुक पे पोस्ट बनाना, ट्विटर हैंडल पे क्या जाना वो बनाना, साइकिल निकलवाना, दीवारों में लेखन कराना, ये काम वो करते रहे। तो ये दूसरों के लिए करते थे, अब अपने लिए करने आए तो बिहार में दावे बड़े बड़े कर रहे हैं वो। लेकिन उपचुनाव लड़ने गए, उन्होंने कहा कि इसी बार दिखा दें क्या, 25 की जगह 24 में 4 सीट लड़े, 2 पे तो जमानत ही चली गई, 1 पे मुसलमान कैंडिडेट था इस नाते वोट आया, 1 पे पासवान कैंडिडेट था इस पे वोट आया। तो वो चारों में 4 सीट में चारों खाने चित हो गए।
अभी गांधी मैदान में रैली की, भीड़ ही नहीं आई। तो प्रशांत किशोर जी को अपने लिए काम करना है, लेकिन उनकी आदत ये हो गई है वो दूसरों पर बोलते हैं। नीतीश कुमार की सेहत खराब है, लालू जी किसी गैर यादव को बना दे तो हम प्रचार बंद कर देंगे, लालू जी का साथ देंगे, ये सब बोल रहे हैं। भाई प्रशांत जी, जितना टैलेंट आपके अंदर है, आपके टैलेंट में को हमारी तरफ से कोई उस पर कटाक्ष नहीं है, अपने लिए उपयोग कीजिए। लेकिन बिहार की जनता को भरोसा है डबल इंजन की सरकार की। आएंगे हम, छाएंगे हम, जीतेंगे हम, सरकार बनाएंगे हम, ये लोग देखते रह जाएंगे और चुनाव के बाद इनके जो नारे होंगे वो सब हमें मालूम है। तो प्रशांत किशोर आए, मेहनत करें, 5-10 साल मेहनत करेंगे तो कभी कुछ ज़रूर उनकी पार्टी भी खड़ी हो जाएगी। अच्छा, बिहार के आबादी का तो एक बड़ा हिस्सा ये भी मानता है कि भाई नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, उनके बाद अगला मुख्यमंत्री अगर कोई बन सकता है जो संभावित मान के चल रहे हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, और फिर तीसरे में आपके जो हैं सम्राट चौधरी। वो कह रहे हैं जी 16-17% हमारी आबादी है, मुसलमानों को कब मिलेगा राजा बनने का अधिकार? मुसलमानों की तो सबसे बड़ी आबादी। नहीं तो उनको लगता है कि हमारा तो जो माई समीकरण है, माई समीकरण है, तो हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? तो ये तो आरजेडी का नेता आपको हाथ लग जाए पॉडकास्ट में, हाँ, तो उससे पूछिए हाँ, कि भाई जब माई समीकरण है MY, तो सब कुछ मलाई वाई को मिलेगा, और जो M है वो खाली झोला उठा के जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा। पिछली बार भी तेजस्वी जी सरकार बनाए, जब नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री बने, तो 4 वाई मंत्री तो 8 थे और M सिर्फ 4 थे, छोटा छोटा विभाग दे दिया गया। कभी जब मौका मिला तो लालू यादव जी, फिर राबड़ी जी, फिर तेजस्वी जी। तो मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स तो वो करते हैं, हम तो जात धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करते। इसलिए हम जात और धर्म के नाम पर किसी को मुख्यमंत्री बनाना, मंत्री बनाना, ये काम नहीं करते। हम लोग कभी नहीं देखते कि धर्म के नाम पे देना है, संविधान में भी नहीं है कि धर्म के नाम पर मंत्री केंद्र में बनाना चाहिए, राज्य में बनाना चाहिए। धर्म के नाम पर तो आरक्षण भी नहीं है। आप कास्ट के नाम पे मुसलमानों में आरक्षण मिला हुआ, अभी जातीय जनगणना भी हो रही है जी, जो मोदी जी ने अनाउंस किया, लेकिन उसमें अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण संविधान ने दे रखा है। मंडल कमीशन के बाद 27% आरक्षण मिला पिछड़ों को। उसमें शेख सैयद मुगल पठान के अलावा मुसलमानों की सारी जाति हमने कभी विरोध नहीं किया। जो बैकवर्ड मुस्लिम है, पसमानदा मुस्लिम है, जो पिछड़े मुस्लिम है हिंदी में, उनको पिछड़े हिंदू के साथ आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण के हम खिलाफ हैं। तो हम तो कर्नाटक में इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर पसमानदा मुस्लिम को, पिछड़े मुस्लिम को 4% काट के 27% में दे रहा, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसे आरक्षण दीजिए चलेगा, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं दे सकते, संविधान अलाउ नहीं करता। उसी तरह धर्म के नाम पर मंत्रिमंडल में कैसे जगह मिलेगी कि मुख्यमंत्री धर्म के नाम पे होना चाहिए। धर्म के नाम पर एक बार प्रधानमंत्री का झगड़ा हुआ तो देश बट गया, अब हम देश को बटने नहीं देंगे। धर्म के नाम पर कोई पद नहीं मिलना चाहिए, टैलेंट के नाम पर पद मिलना चाहिए, और उसका धर्म उसके आड़े नहीं आना चाहिए। मैं काम करता हूँ, मुझे कभी कुछ मिला तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे धर्म के नाम पे मिला। मैं मानता हूँ मेरे बारे में जो भी निर्णय होता है मेरी पार्टी मुझे कार्यकर्ता के आधार पे करती, धर्म के नाम पे नहीं करती। और मुझे मेरा धर्म कभी भी आड़े नहीं आया, चाहे संघ हो या बीजेपी। मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरे बारे में कोई निर्णय करना है ये कभी नहीं किया, न करेगी। मेरा धर्म कभी आड़े आने वाला नहीं है। तो हम ईमानदारी से काम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर कोई पद नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान के मूल भावना के ये खिलाफ है। सर, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति तो होती ही है। यहाँ मेरा एक बीजेपी नहीं करती धर्म के नाम पर राजनीति। अगर ऐसा है हम तो देश के नाम पे राजनीति करते हैं। आप ये देश बड़ा बनना चाहिए, देश तरक्की करना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। हम आप रहे, देश से हम आप हैं। और हमारे जो लोग हैं, देखिए कितनी कोशिश की ISI ने धर्म के नाम पे देश को बांटने का। मोदी जी ने उनकी उम्मीद पे पानी फेर दिया और देश बटा नहीं।
ओवैसी ने नारा लगाया तो देश जरूर और चर्चा उल्टा हो रही एक है, होके उभरा। लेकिन हर जगह आप चले जाइए, गांव का एक एक मुस्लिम जब ईद की जुमे की नमाज हुई उसमें सब ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ खुतबा पढ़ा गया। जम्मू कश्मीर में जहाँ से कभी मीर वाइस फारूक ने वहाँ मौन रखा पहली बार, और वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई। भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी पाई है जो देश एकजुट हुआ है, ये देश को एकजुट रखना है। सर, बीजेपी अगर देश के नाम पे राजनीति करती है तो मुसलमान बीजेपी को स्वीकार क्यों नहीं कर पाए अब तक? इतना दुष्प्रचार करती है कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों दुष्प्रचार को। से? मुसलमान आज गरीब हैं, पिछड़े हैं, बेरोजगार हैं, तो हमारी वजह से है। मुसलमानों को जानबूझकर पढ़ाई से दूर रखा गया, उनको मदरसों में ही पढ़ने को कहा गया, उनके लिए स्कूल नहीं खोला गया, उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मध्याह्न भोजन का इंतजाम किया तो मुस्लिम बच्चे आने लगे। आज मुस्लिम समाज के बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी आज भारत में मुस्लिम समाज ही नहीं पूरे देश की बेटी बनकर एक चेहरा बनकर आई, तो मुस्लिम समाज की भी बच्चियों से कहता हूँ बनिए कर्नल सोफिया कुरैशी की तरह, अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए, और जो पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर इतने ट्रांसपेरेंसी एग्जाम में जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो पिछड़ जाएगा। लेकिन लोग तो ये कहते हैं ना कि जो एग्जाम्पल आपने अभी सेट किया, कर्नल सोफिया कुरैशी की आप बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, ये अगर बीजेपी शुरू से कर रही होती तो शायद मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया होता बीजेपी को। शुरू से स्वीकार कर क्यों रहे नहीं कर हैं पाए मुसलमान हम। बीजेपी को? क्यों शक की नज़र से देखते हैं? उसके हर फैसले को शक की नज़र से देखते हैं। सीए हो गया, वक्फ हो गया, ऐसा क्यों? आप लोग क्यों नहीं ये मुसलमानों को समझा पाए? देखिए ये राष्ट्र की राजनीति करती है बीजेपी, धर्म की राजनीति नहीं करती। देखिए, जब भी नेहरू जी के वक्त से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कुछ भी हो तो संघ और बीजेपी या जनसंघ जिम्मेदार है, ये कहते रहे। खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डरा डरा कर कांग्रेस ने वोट लिया है। अब मैं मुसलमानों से कहता हूँ खुदा से डरिए और किसी से मत डरिए, आइए बीजेपी के साथ, आइए मोदी के साथ चलिए, हम कभी आपको धोखा देने वाले नहीं। अलीगढ़ में जो लिंचिंग हुई है उसे आप कैसे देखेंगे? अभी मैंने सुना है कि 3-4 लोगों को जी, काफ़ी मारपीट किया है और बहुत दुखद है, और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की हमने कभी उसको बख्शा नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि 2014 के बाद ये बढ़ा है, इससे पहले नहीं होता था। समाज में इतना बड़ा देश है, कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, झगड़ा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। 1-2 घटना जहाँ भी होती है उस पर कानून काम करता है, इसमें भी कानून काम करेगा। जो लोग इसमें शामिल होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। कोई अगर गलत है तो उसको पुलिस के हवाले कीजिए, जो अपने हाथ में कानून लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो फैसले मैंने खुद से लिए वो कई बार में गलत साबित हुए। मैं चाहता हूँ मैं अपने बारे में कोई फैसला ना लूँ, जो पार्टी फैसला लेगी हम उसी के हिसाब से हम चलेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भाई आप फिर अपने आप को कहाँ देखते हैं? पार्टी आपको कहाँ देखती है अगले 5 साल में, 7 साल में? आप अपने दिल की बात छोड़ दीजिए, पार्टी आपको कहाँ देखती है? तो पार्टी कुछ तो बात होती होगी पार्टी मैं से। अपने बारे में क्या बताऊं? कुछ तो बात होगी। मैं तो इतना मानता हूं कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं। पार्टी जिस मोर्चे पर खड़ा करेगी उस मोर्चे पर मजबूती से डट कर खड़ा रहूँगा, और पार्टी के लिए अभी एक मिशन है मेरा कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, 200 के पार जाए। और हमारे बारे में निर्णय, ये कठिन सवाल आप कर रही हैं कि मेरे बारे में मैं बताऊं कि मेरी पार्टी मुझे कहाँ देखती है, ये तो कोई पार्टी का नेता मिले उससे पूछिएगा, मैं कैसे तय कर सकता हूँ? आपको तो मिलते होंगे, बताते तो होंगे। नहीं, मैं अपने बारे में बात ही नहीं करता जी। देखिए, मुझे कम उम्र में बहुत जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, बिना मांगे इतना दिया है, तो फिर मांग कर क्या लेना है? अच्छा, दिल्ली ने आपको बहुत कुछ दिया, दिल्ली ने आपको वो राजनीति दी, दिल्ली ने आपको पावर में लेके आई, दिल्ली कैबिनेट मंत्री बने, दिल्ली में आपको आपका प्यार मिला, वो क्या कहानी है? कैसे मिला आपको प्यार? लोग इसे लव जिहाद आज कह रहे हैं, वो लव क्या था? हम जिहाद हटा देते हैं। जब हमने 86 में मोहब्बत की थी तब तक लव जिहाद वाला वर्ड निर्मित नहीं हुआ था, तो वो सिर्फ लव था, प्यार था। बस में रेनू मिली थी,
डीटीसी और बस में? डीटीसी बस 740 नंबर। वो स्कूल जाती थी, 11th में थी, मैं कॉलेज जाता था। हमने उनको सीट दी, अब वो बैठी तो बैठी हुई हैं। अब शादी के 30 साल पूरे हो जाएंगे और माशाल्लाह सफल शादी चल रही। तो अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए, अपनी मोहब्बत की बात करने में शर्म भी आती। बच्चे सुनेंगे तो उन पर क्या सर, इम्प्रेशन हो। मोहब्बत के बारे में तो कभी शर्म नहीं की जानी चाहिए, आप बिल्कुल खुल के बोल सकते हैं, बच्चे भी कुछ सीखेंगे कि मोहब्बत ऐसे होती है डीटीसी बस में बैठ के। नहीं, वो आ, ये सही है कि रेनू हमारी मोहब्बत थी, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट था मेरे तरफ से। उनकी तरफ से नहीं? उनको मैं पसंद आया, लेकिन धीरे धीरे मानी हम्म, और फिर वो 8 साल दोस्ती चली, फिर प्यार में बदल गई। हम्म, प्यार प्यार फिर शादी में बदल गया। अब हम बच्चों के परवरिश में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, लेकिन बात ये है कि उससे पहले आप बीजेपी में आ चुके थे, इसके बाद आपने एक हिंदू लड़की से शादी की, मतलब ये डेस्टिनी है क्या आपकी कि बचपन से ही आपको राजनीति में आना था, आना भी था उस पार्टी में आना था जिस पार्टी को मुसलमान जो है अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे, फिर आपने एक हिंदू लड़की से शादी की, ये क्या था, आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हम जब मिले थे आरिफ बेग साहब से, जी। तो मेरी राय उन्होंने बदली और मुझे लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी है जो भविष्य की पार्टी है और देश के मुसलमानों को सिर्फ एक पार्टी में नहीं रहना चाहिए जिस तरह कांग्रेस में थे। और मैं मानता हूं कि अगर आज मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है। और इस वजह से मैंने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी में काम करूं। और मोहब्बत तो किस्मत से मिलती है, न हमने प्लान किया था न तय किया था, बस हम मिले और प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो आपको घर से भाग के शादी करनी पड़ी, किसी के परिवार को नहीं पता था? नहीं, मेरे परिवार को भी नहीं मालूम था, हाँ। उनको भी ये स्वीकार नहीं था, रेनू के परिवार को भी नहीं मालूम था, लेकिन हमारी साली साहिबा जो हैं उनको मालूम था, नलिनी। वो जानती थी कि दीदी शाहनवाज से प्यार करती है, उन्होंने थोड़ा सहयोग किया था, बाकी किसी ने कोई सहयोग नहीं किया था। तो फिर कैसे किया आपने, आगे गृहस्थी कैसे चलाई? आप शायद बहुत ही छोटी सी एक नौकरी करते थे तब। नहीं, हम माइक्रो मशीन कंट्रोल में सेल्स इंजीनियर थे। वो टाइमर ये सब बनाती है। उसके पहले हम क्रॉन टीवी में काम किए और फिर कुछ और काम छोटे मोटे हम करने लगे, फिर राजनीति में भी आ गए। तो मैं स्ट्रगलर था, रेनू को जॉब हो गई टीचर की। ये तसल्ली थी? जी, ये तसल्ली थी, एक तो कमाने वाला है जी। और वो कवित्री भी हैं। और अभी जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हुआ, भारत सरकार में मंत्री भी हुआ, तब भी उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा। वो अभी भी पढ़ाती हैं, टाइम पे स्कूल जाती हैं, टाइम पे आती हैं, तो वो एक अच्छी बात है। और हमारी जो अर्धांगिनी है वो घर परिवार भी चलाती हैं, स्कूल भी में पढ़ाती हैं, और रिश्ता अच्छा चल रहा है। आपकी जो पहली डेट थी, उन्होंने कोई आपको गाना सुनाया था, जिसके बाद तो आप पूरी तरीके से जो है नतमस्तक हो गए थे? हाँ, वो लोधी गार्डन में हम गए थे और हम बैठे थे। पहले तो कोई जगह भी, पार्कों में ही आदमी मिलते थे, तो उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया था और मैं तो गाने वाला हूँ नहीं, उन्हीं की आवाज़ में, आवाज़ बड़ी मधुर थी। अभी भी कई बार मैं उनसे कहता हूँ कि वो सुनाइए। अच्छा, कौन सा गाना था, अगर आप हमें बताना चाहें? उन्होंने कहा था, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आप अपने पॉडकास्ट में बैकग्राउंड में वो गाना लगा सकती हैं। तो वो उन्होंने सुनाया था। और कभी रेनू जी मिले तो उनसे उनकी कविता भी तरन्नुम में सुन लीजिएगा तो आवाज़ पता लग जाएगी, और ये गाना भी उनसे ही सुन लीजिएगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये गाना था जिसने आपका दिल जीत लिया। इसके बाद की सर क्या है कहानी? जब आपकी शादी हुई तो आपने कहा आपने कुछ पैसे बचाए थे, आपकी शादी हुई तो शायद आपने कोर्ट मैरिज की थी, शेरवानी तक आपने नहीं पहनी थी, शेरवानी भी आपने तब सिलवाई जब आप कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले हाँ, थे। वो
वो क्या किस्सा हमने था? न बारात गई, न घोड़ी बैठे, न डांस हुआ, न रिसेप्शन हुआ। हाँ, सिर्फ मेरी शादी के बाद 1 साल बाद हम्म, मेरी गुरु और मेरी दीदी उमा भारती जी ने मेरे बेटे का पहला जन्मदिन अपने बीडी मार्ग आवास पे किया। तब लोगों को पता लगा कि शाहनवाज की शादी हुई और बेटे का पहला जन्मदिन है। तो सारे बड़े नेता आए और उसमें ही सब लोगों की मुलाकात हुई। ये जब हमारी शादी हुई थी तो हम युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री थे, उमा जी ने ऑफिस बुलाया और फिर युवा मोर्चा के सब लोगों से मिलाया। और उस वक्त तो हमारे पास थोड़े से पैसे थे तो हम घूमने गए, अजमेर गए, आगरा गए, काफी जगहों पे आप गए थे। काठमांडू गए, हाँ, उससे पहले शायद पटना भी गए। पटना भी गए। रेणु को वो पंजाबी कम्युनिटी से आती, पंजाबी भाषी ब्राह्मण है, तो गुरुद्वारा साहब पटना साहब भी वो गई, उनको दिखाया वहाँ जाके, तो घूमे वहाँ। फिर धीरे धीरे परिवार के लोगों ने स्वीकार कर लिया। कितना टाइम लगा आपके परिवार को स्वीकार करने में, या रेडियो जी के मेरे परिवार परिवार को थोड़ा दिन लगा, को? थोड़ा दिन या साल? 1 साल। हाँ, और मेरे ससुराल वालों को थोड़ा ज़्यादा समय लगा। हम्म, जब मैं भारत सरकार मंत्री बना हम्म, तब भी पूरा परिवार साथ नहीं था, हम्म, लेकिन अब तो रेणु बड़ी हैं और रेणु के पिताजी अब नहीं रहे, तो मैं ही गार्जियन हूँ उस परिवार में, तो अब तो हर कुछ में हम शामिल रहते हैं। तो रेणु जी के क्या आपने बिहारी और मैथिली सिखा दी है भाषा? उनको अब आ गई, दक्ष हो गई उसमें? रेणु जी को या आप पंजाबी सीख गए हैं? नहीं, मैं नहीं सीखा हूँ पंजाबी। थोड़ी बहुत मैं पंजाबी हाँ, समझता हूँ। हाँ, और रेणु जी इसी तरह मैथिली जानती, अच्छा, समझ लेती मैथिली हैं? समझती हैं अच्छी तरह से, मैथिली समझती हैं, हल्का फुल्का बोलती भी है, अच्छा, हल्का फुल्का बोलती है। अच्छा, और उनको आदत हो गई बिहार के खाने की? हाँ, वो बाटी तो चोखा एंड अब आपको तो आदत हो गई है यहाँ के वो तो खाने की? एकदम प्योर बिहारी हो गई। अच्छा, हाँ, उनको बिहार का खाना, बिहार का कल्चर बहुत पसंद। मतलब प्यार में आपने पूरी तरीके से उन्हें बदल दिया। नहीं, बदला नहीं उनको। रेणु रेणु है, मैं शाहनवाज हूँ, लेकिन वो भागलपुरी सिल्क पसंद करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं। हाँ, वो बिहार की हर चीज़ को प्रमोट करती हैं। जब दावत रखती हैं तो हर दावत में लिट्टी चोखा भी रखती हैं, ताकि लगे कि बिहार का खाना है। उसके बिना तो बिहार का खाना अधूरा है। हाँ, वो और बिहार के लोग जो खाना पसंद करते हैं वो सब हम लोगों को खिलाते हैं। अच्छा, जैसे ही रेणु जी का नाम आता है बिल्कुल बदल जाते हैं आप। वो जो आपका जिसे कहते हैं ना कि वो एकदम जो धार और सब कुछ जो राजनीति वाला पूरा तेवर बदल जाता है। 30 साल बाद भी वो आपके चेहरे की चमक बताती है कि लव एट फर्स्ट साइट क्या था। अच्छा, आपके परिवार की मैं बात करूँ तो आप अपने परिवार के लिए भी एक नींव का पत्थर थे। परिवार में 6 भाई बहन, उसमें आप तीसरे नंबर पर। दिल्ली आप आए, किन हालात में आए थे वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आपके शुरुआती दिन कैसे थे। बहुत कठिन दिन थे, मैंने बताया नहीं लोगों को ज़्यादा, लेकिन बड़े मुश्किल वाले दिन थे। पिताजी टीचर थे, ज़मींदारी छिन गई थी। पिताजी के जो हमारे दादा दादी थे वो बचपन में ही इंतकाल कर गए, तो पिताजी को हमारे जो चाचा हैं उनके कज़न ब्रदर, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, फिर वो टीचर हो गए। हम 6 भाई बहन थे, उनको पालना पोसना सिर्फ ईमानदारी की कमाई, टीचर की तो तनख्वाह ही होती, उसी से परवरिश की। तो जब मैं दिल्ली आया तो 200 रुपये महीने भेजते थे, 150 रुपया मेस का होता था, 12.5 रुपये का पास बनता था। तो उस वक्त रहने की भी जगह, जब हॉस्टल नहीं मिला था, तो वो जो दर्जी लोग हमारे यहाँ के टेलर मास्टर रहते थे, हम उनके साथ रहे और उन्हीं के साथ रहना सोना होता था। ज़मीन में बिछा कर सोते थे, तकिया नहीं था तो उसमें ईंट बांध कर सोते थे। जाड़े में गर्म कपड़े भी नहीं होते थे और बहुत साल नाश्ता भी नहीं होता था। वो 2 टाइम के खाने में वो 4 रोटी बांध के दे देता था और वो पूसा के हॉस्टल में 50 पैसे की सब्ज़ी लेते थे और फिर दोस्तों के साथ हम खाते थे। मेरे दोस्त बड़े केयरिंग थे, उनको लगता था मेरे दोस्त अच्छे घर से थे सब, तो वो चिंता करते थे। मुझे बचपन से दोस्त बहुत मिले, तो वो मेरी बहुत चिंता करते थे।
तो बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ रहा। और कई बार फिर हमने नौकरी ज्वाइन कर ली, नोएडा जाते थे, भंगेल, और हॉस्टल नहीं छोड़ा था मैंने, कोई जुगाड़ से हॉस्टल में ही रहते थे। फिर एक बार नौकरी छूट गई तो रेनू थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखती थी, वो मुझे देती थी। और फिर एक बार नौकरी छूट जाए तो नौकरी मिलती नहीं। मैं कई युवाओं से कहता हूँ, जब तक नई नौकरी न मिले, कोई दिक्कत भी हो तो पुरानी नौकरी मत छोड़ो। बताइए, ये बात आज से 30-35 साल पहले जितनी सच थी वो आज भी उससे कहीं ज्यादा ये बात जी, प्रासंगिक है। तो नौकरी मिल जाए तब दूसरी नौकरी छोड़नी चाहिए। तो रेनू कुछ पैसे जमा करके लाती थी, उससे मैं खाता पीता था। तो बहुत साथ दिया उन्होंने। और फिर धीरे धीरे उनकी नौकरी लग गई। तो हम लोग जब शादी हो गई तो हम लोग कहाँ रहें, ये भी एक समस्या थी। मैंने एक जनता फ्लैट ले रखा था। ये किस इलाके की बात कर रहे हैं? ये विकासपुरी में है, हस्तसाल जनता फ्लैट लिया। तो 1 बेडरूम फ्लैट था, मेरा अपना था। हमने कैसे कैसे करके ले लिया था। तो उसमें जो पड़ोस में रहती थी भाभी लोग, तो अकेला मैं रहता था। तो जो जनता फ्लैट ये सब होता है ना, बड़ी बड़ी कोठी में एक दूसरे को लोग नहीं पहचानते जी। लेकिन वो कहते थे अरे शाहनवाज कुछ खाएगा। तो मेरी एक सामने रहती थी भाभी, वो कभी पराठा भेज दे, चाय भेज दे। कभी मैं खुद बनाने की कोशिश करता था, गैस वैस भी था तो वहाँ मैं बनाता था। रेनू आती थी तो कुछ ले आती थी खाने को, तो वहाँ मैं रहने लगा। और जब शादी हुई तो रेनू उसी इलाके की थी, उनके माँ बाप उनको तलाश रहे थे तो कहीं छुप के रहना था। तो हम सावित्री नगर में रहे। एक सैयद इस्माइल साहब थे, उन्होंने घर दे दिया 1 बेडरूम फ्लैट। तो हम लोगों ने तय किया कि क्या किया जाए। पैसे कम थे, वो रेनू की तनख्वाह आ गई थी, उसमें बहुत दिनों तक मालवीय नगर में हमने 2-3 महीने खाना खाया। मतलब एक मोती महल रेस्टोरेंट था। हाँ, आज भी है जी, मोती रेस्टोरेंट मालवीय नगर, बिल्कुल सड़क पर है। सड़क पर बाएं हाथ को। जी जी जी। अभी वहाँ जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे। तो वहाँ हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया। फिर रेनू ने कहा क्या किया जाए। तो हम लोग सदर बाजार गए बस से। वहाँ से 835 रुपए का बर्तन खरीद के लाई। फिर गैस चूल्हा मेरे पास वहाँ था, हस्तसाल वाले फ्लैट, जनता फ्लैट में जो था। हाँ, जनता फ्लैट में। जी। फिर मैंने किसी दोस्त को भेज के वो मंगवाया। वहाँ जा नहीं सकते थे, रेनू के माँ बाप तलाश रहे थे मुझे। अच्छा, वो ढूंढ रहे थे आपको कहाँ है, किसी को पता नहीं था कि आप कहाँ रह रहे हैं, ऐसा था? कहीं। ओह। फिर साहब सिंह वर्मा जी उस वक्त मिनिस्टर थे। तो उन्होंने रेनू का ट्रांसफ़र बिंदापुर स्कूल में थी, वहाँ से एक दिन में करा दिया सावित्री ने, ये चिराग दिल्ली, ताकि कोई उनके माँ बाप उनको ढूंढ ना पाए, परिवार वाले। हाँ जी। साहब सिंह जी ने कहा अरे कहाँ तूने शादी कर लिए। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे जी। बहुत मानते थे मुझे। जी। तो उन्होंने ट्रांसफ़र करा दिया। तो मैं रोज़ सावित्री नगर से पैदल रेनू को छोड़ने स्कूल जाता था, और फिर स्कूल से लेने आता था। ये मेरी ड्यूटी थी पैदल। उसके बाद हम लोग वहाँ फिर हुआ, थोड़े पैसे हुए तो रेनू ने कहा क्या किया जाए। तो टीवी लाया जाए या फ्रिज लाया जाए। तो उन्होंने कहा भाई फ्रिज में तो ऊपर वाले जो सैयद इस्माइल साहब की फैमिली थी उनसे ठंडा बोतल का पानी सब हम लोग को मिल जाता था। बड़े केयरिंग थे वो, हम दोनों रहते थे। तो वो हम टीवी लेके आए, क्योंकि टीवी तो देख नहीं सकते। हाँ, टीवी हम लोग देख रहे। आपको रात रात देखना। 2 बेडरूम था उनका, एक ड्राइंग रूम था। तो हमारे पास इतना फर्नीचर भी नहीं था। फिर हम कहीं से फर्नीचर जुगाड़ करके लाए। चौकी थी, उसी पे हम लोग सोते थे। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ लाने लगे, घर जोड़ जोड़ के तिनके से घर जोड़ने लगे। और दिन में पार्टी का भी काम करते थे और सेल्स मैनेजर थे माइक्रो मशीन कंट्रोल में। और थोड़ा एक कॉलोनी बन रही थी तो उसमें भी हम काम करने लगे। जो लोग ज़मीन ख़रीदते थे तो उनको भरोसा मेरे पे था, तो वो जो कॉलोनाइज़र थे उन्होंने मुझे भी पार्टनर बना लिया।
तो उसमें काम करने लगे, थोड़े पैसे आने लगे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने वहाँ से मकान जो है, हमारे रेणु की एक फ्रेंड थी, उनका मकान था, गवर्नमेंट जॉब में थे, पुष्प विहार। तो पुष्प विहार में 3 बेडरूम फ्लैट मिल गया। वो 4थी मंजिल पे था, चलना पड़ता था। तो वहाँ गए, तो वहाँ फिर हमें पहला बेबी जो अरबाज हुए वो वहीं पैदा हुए। तो फिर जब बेटा हुआ तब भी ये सब आपकी 1999 से पहले की बात है? 99 से पहले। फिर वो तब भी मेरे ससुराल से लोग नहीं आए। बाद में रेणु के पिताजी छुप के आए थे, एक बार रेणु से मिल के गए। और फिर वहाँ से हम लोग मालवीय नगर में हौजरानी आ गए। हौजरानी में हाजी जकरिया साहब थे। तो हाजी जकरिया साहब ने कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने एक मकान बनाया, 1 बेडरूम फ्लैट। कहा आप किराया क्यों देते हो, मेरे यहाँ रहिए। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर भी हो गया था। तो वहाँ मैं रहने लगा और वहीं से मैं चुनाव लड़ा। और जब पहली बार चुनाव लड़ा तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। तो पीपी नंबर पे एक बार मैंने तालकोटोरा इंडोर स्टेडियम में युवा मुस्लिम सम्मेलन किया। उसमें मैंने कहा गौवध पे पूरा प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसमें भाषण हुआ जिसमें मैंने अशफाकुल्ला खान नगर बसाया। उसमें एक द्वार का नाम जनरल शाहनवाज के नाम पे रखा, लेकिन लिखने वाले ने शाहनवाज द्वार रख दिया। फिर अटल जी ने मेरा भाषण पसंद किया, उमा जी को कहा कि इसको चुनाव लड़ाओ। फिर उमा जी ने पूछा शाहनवाज तू चुनाव लड़ेगा? मैंने कहा हाँ दीदी। कहाँ से लड़ेगा? मैंने कहा जो सबसे मुश्किल सीट हो वहाँ लड़ा दीजिए। दे दिया आपको वही सीट? तो किशनगंज दे दिया। उन्होंने पीपी नंबर पे फ़ोन किया, शाहनवाज तेरा टिकट हो गया। मैंने कहा दीदी मैंने तो मजाक में कहा था। फिर जाकर मैं चुनाव लड़ा, पहला चुनाव कम वोटों से हारा, फिर जीता, फिर मंत्री बना। तो 1 बेडरूम फ्लैट में मैं हौजरानी में रहा मंत्री के नाते। वो फोर्स आ गई, मंत्री बना, वो खड़े होने की जगह नहीं थी, 3 फीट की गली थी। तो वहाँ रहा। फिर वहाँ से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के नाते पहले मॉडर्न फूड के गेस्ट हाउस में रहा खेलगांव में। फिर वहाँ से शाहजहाँ रोड वीपी हाउस आया, फिर शाहजहाँ रोड आया, फिर 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग बहुत बार रहा। फिर 15 साल में 7 नंबर पंत मार्ग पे रहा। अभी मैं साउथ एवेन्यू में रहता हूँ। तो बड़ा लंबा सफ़र है, लंबी जर्नी है, स्ट्रगल भी है, उसमें एक्साइटमेंट भी है। लेकिन इसमें आपने जो कुछ अचीव किया, जो कुछ आपकी उपलब्धियां रही, वो वाकई बहुत ही मतलब शानदार रही। देखिए हम तो एक साधारण घर से, जी, हम लोगों ने 10वीं में जूता पहना, ईद में कपड़े बनते थे, पिताजी टीचर थे, जो तनख्वाह थी उसी पे सारे बच्चे पलते थे। तो बहुत स्ट्रगल के बाद ये मुकाम मिला है। तो ये ऊपर वाले का करम है, मेरी माँ की दुआ है जी। और मेरी माँ की दुआ मेरे साथ रहती है। बहुत प्यार करती थी मुझसे, सब बच्चों में ज़्यादा मुझे मानती थी। उनकी कमी खलती है, उन्होंने मुझे मंत्री या एमपी बनते हुए नहीं देखा, पिताजी ने देखा, मेरे अब्बा ने देखा। वो मैं महसूस कर सकती हूँ कि जिस तरीके से आपको लगता है कि जब वो मौका आया तब आपकी अम्मी ही नहीं थी। हाँ, वो रहती तो मुझे बहुत खुशी होती। ज़िंदगी में बस एक ही कमी लगती है कि मैं जहाँ पहुँचा मेरी माँ ने नहीं देखा। लेकिन वो मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए देख चुकी थी। उतनी कम उम्र में लोकसभा का टिकट नहीं मिलता था। उन्होंने आप पे भरोसा दिखाया था। बहुत भरोसा। तो वाकई जैसा कि सर ने कहा कि उनका जो जीवन रहा है पूरा संघर्षों से भरा रहा है। दिल्ली आए 1984 में, यहाँ उनको प्यार मिला, अपने जीवन का प्यार मिला, यहाँ उनको राजनीति मिली, यहाँ वो कैबिनेट मिनिस्टर मिले और आज भी वो उसी संघर्ष के साथ अपने जीवन को, अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनको यकीन है कि मांगेंगे नहीं लेकिन उनको मिलेगा वो सब कुछ जिसके वो हकदार हैं, जो उनकी अम्मी ने उनके लिए दुआ की थी। आपका बहुत शुक्रिया सर, जी, बहुत हमारे स्टूडियो आने के लिए। इतनी सारी अच्छी मतलब अपने निजी जीवन की, राजनीति से, हालांकि बहुत सारी चीज़ों पे आप गोल गोल होकर गए, लेकिन कोई बात नहीं, इस पर फिर कभी हम बातचीत करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। राजनीति में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट जाना भी खतरनाक होता है। जी बिल्कुल सर। तो आपको बहुत शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो आने के लिए। तो बोली भारत में आज इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।